आफ्टरनून, वैसे आफ्टरनून में कुछ गुड है नहीं अनलेस आप शॉर्ट हैं इस मार्केट में, क्योंकि वैसे आपको होना चाहिए था। एक मार्केट में अगर एक टेक्सचर क्लियर हो गया था आज सुबह से कि सेल ऑन रैली का भी ये मार्केट बन चुका है बाय ऑन डिप से, और एक पर्टिकुलर लेवल खास तौर से 19,550 अगर वहाँ पर नहीं टिके तो वहाँ से एक सेल ट्रेड इनिशिएट होगी। वीकली एक्सपायरी है आज ऑब्वियसली, तो काफ़ी तेज़ बिकवाली और प्रेशर है आज मार्केट में। ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस, सभी लार्ज कैप स्टॉक्स में हर्षता बहुत तगड़ा प्रेशर। और अगर आप फार्मा को छोड़ दें जहां पर डिफेंसिव बाइंग है क्लियरली, इकलौता इंडेक्स जो ग्रीन में है, उसके अलावा सभी सेक्टर्स में पिटाई है। हालांकि मिड कैप में थोड़ी कम गिरावट है, लार्ज कैप्स में बहुत पिटाई है। NBFC, मेटल्स, IT, बैंक्स, और निफ्टी का हाई 19,539 और वहाँ से 200 से ज़्यादा पॉइंट के डिक्लाइन। तो अगर निम्बल फुटेड रहें और थोड़ा सा मार्केट के टेक्सचर को रिस्पेक्ट करें तो आज शॉर्ट साइड में पैसा बना होगा लोगों का। लेकिन दिक्कत यही है कि अब जो है थोड़ी सी डिक्लाइन, और खासतौर से बैंक निफ्टी में थोड़ी अब ज़्यादा बनती जा रही है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर। और सुबह में हम कह रहे थे ये इम्पोर्टेड मंदी, लेकिन भारी पड़ने लगी है हम पे। 1.1% का निफ्टी में दबाव, निफ्टी बैंक में भी खासा दबाव देखने को मिला, और जो सहारा मिड कैप्स पर था वो भी अब धीरे धीरे करके गायब होता हुआ। अनुज, दो लेवल्स थे जिस पर हमारी नजरें सुबह में थी। एक तो कल का लो मेंटेन करना चाहिए या फिर उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो ब्रीच हुआ। अब हम 19,400 के नीचे कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट 300 भी शायद कभी भी टेस्ट होगा, और वायदे के लिहाज से आप 385 की बात कर रहे थे। इस तरह के लेवल्स में दरारें आना क्या अब और वीकनेस की तरफ है, या फिर कोई और लेवल है जो थोड़ा सपोर्ट और कॉन्फिडेंस बनाने का काम कर सकता है? देखिए हर्षिता, एक चीज़ और हमने डिस्कस की थी कि जब मार्केट में इस तरीके का डिक्लाइन आता है तो लेवल्स बियॉन्ड अ पॉइंट मीनिंगलेस हो जाते हैं। जैसे बाढ़ आती है ना, फिर उसमें फिर वो लेवल्स तब एक डैम बना हुआ है तब मायने रखते हैं। जब बाढ़ आती है तो कोई मतलब नहीं होता उसका। ये समय बाढ़ आ गई एकदम से मार्केट में, इम्पोर्टेड ही सही। अच्छा, बाय द वे, नॉर्मली जब भी इतने बुलिश नोट्स आते हैं ना तो कई बार मार्केट टॉप बनाता है। एक बार याद होगा आपको, क्रिस वुड ने जब कहा था कि सेंसेक्स 1 लाख हिट होगा, उस दिन मार्केट ने एक टॉप बनाया था। आज मॉर्गन स्टैनली ने कहा, वो बहुत पॉजिटिव थे। लेवल्स कई तोड़े हैं मार्केट ने, और मुझे लग रहा है कि अब हम 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अब करेक्शन है, अब ये छोटी मोटी डिक्लाइन नहीं रह गई, ये करेक्शन है। हर कोई वेट कर रहा था करेक्शन की, या होप कर रहा था करेक्शन की, ये करेक्शन आ गई। अब आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसको डिक्लाइन में प्ले करना चाहते हैं। एक है ट्रेडिंग अप्रोच, है सेल ऑन रैली। 19,050 का लेवल ओपन हुआ है। ट्रेडिंग अप्रोच आपकी अब क्लियर है, सेल ऑन रैली। आज सुबह भी हमने कहा था कि अब टेक्सचर सेल ऑन रैली का है मार्केट में, और सुबह मार्केट ने आपको एक रैली दी और वहां से वो सेलिंग आ गई। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिसमें आपने जो पिछली बार की रैली में आपने स्टॉक्स मिस कर दिए थे उसमें आपको ऐड करना है। बहुत सिंपल है, कोई विरोधाभास नहीं है इसमें। और एक स्मार्ट ट्रेडर ट्रेडिंग से पैसे बनाकर अच्छी कंपनियों में पैसे लगाता है, वो भी एक स्ट्रैटेजी होती है। आप शॉर्ट से भले ही पैसे बनाएं, लेकिन उसको लगाएं फिर वापस मार्केट में ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में। मेरे ख्याल से मूड बिगाड़ा है बैंक निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी में अब मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी डाउनसाइड ओपन हो गई है, क्योंकि अब हमने 44,550 ये भी ब्रीच कर दिया, जो कि हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। आज सुबह उसकी जो हमने बात की थी वो भी ब्रीच हो गया है। अब मुझे लग रहा है यहाँ पर 44,000 एक नेक्स्ट सपोर्ट है। और जब भी अच्छे नंबर्स के बाद स्टॉक्स गिरे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है मार्केट के लिए। बैंकिंग में हमने यही नोटिस किया था कि खराब, मतलब स्टॉक्स अच्छे नंबर्स के बाद भी गिरे थे। लेकिन एक चीज़ है, मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा इसमें। शायद कल की हमारी जो अप्रोच में थोड़ा ज़्यादा एक, जिसे कहते हैं कि वन साइडेड हो गए थे कि नहीं, फिच की रेटिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भले ही वो एक्सक्यूज़ था मार्केट के लिए, लेकिन एक लेसन तो मिल गया कि नहीं, थोड़ा सा इन चीज़ों को भी हमको प्रोमिनेंस या रिस्पेक्ट देनी चाहिए। भले ही वो हमारी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट के लिए उसने बहुत बड़े ट्रिगर की तरह काम किया। और ये पूरा का पूरा ग्लोबल रिस्क ऑफ है। अगर आप देखें तो इसमें एक चीज़ जो हो रही है, पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट गिर रही है। इससे लेकिन एक चीज़ अच्छी हो रही है, वो जो क्रूड में रैली बन रही थी ना, वो भी पंचर हो रही है। तो जो हमारे लिए एक बड़ा मार्केट रिस्क बन रहा था ना रेट का लेके, वो एटलीस्ट इस अभी ऑब्वियसली आप इस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अभी पूरा ग्लोबल रिस्क ऑफ है। जी हाँ। वो अच्छी चीज़ हो गई है। जो $86 पर हम पहुंच गए थे, वापस 82 पर आ गए, ये एक पॉजिटिव है। अगर आप किसी पॉजिटिव पर लैच ऑन करना चाहते हो तो। लेकिन टेक्सचर खराब है मार्केट का, सेल ऑन रैली विदाउट अ डाउट सेल ऑन रैली है। जी हाँ, पूरी तरह से टेक्सचर खराब। कल थोड़ा सा इंडिकेशन था, लेकिन आज वो कन्फर्मेशन है जैसे
एक के बाद एक वो लेवल्स टूटते दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर अभी भी वीकनेस है, आपके लिए कुछ स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर ज्यादा बिकवाली देखने को मिली है और कुछ ऐसे ट्रेड्स जो कोशिश कर रहे हैं इस मंदी वाले मार्केट में बने रहने की पॉजिटिव साइड में। टाइटन नंबर्स के बाद करीब 3% तक का करेक्शन। बजाज फिनसर्व जिसमें कल दोपहर से ही दरअसल शॉर्ट के ट्रेड्स आना शुरू हुए थे, 3% टूटा है ये काउंटर। और हम सुबह में आपको कह रहे थे कि देखिए अंबुजा संघी की डील का इंपैक्ट आ सकता है अल्ट्राटेक पर, वो स्टॉक करीब 2-2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ। और बजाज फाइनेंस में भी हम देख रहे हैं करेक्शन शुरू हो चुका है, 2.5% का नुकसान। कुछ और लूजर्स में वेदांत, जहां पर ऑफ कोर्स प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा है, वो ब्लॉक डील में 6-6.5% का नुकसान। गोदरेज प्रॉपर्टीज दूसरा सत्र नतीजों के बाद जहां पर वीकनेस है, आज 6% टूटा। 5% के नुकसान पर इंटरग्लोब एविएशन, भले ही नतीजे अच्छे रहे लेकिन स्टॉक में आज हम देख रहे हैं करेक्शन। और डेल्टा कॉर्प कोई राहत नहीं मिली है जीएसटी काउंसिल की तरफ से और वो स्टॉक फिर करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज दुआ के साथ साथ दवा काम आ रही है। तो सन फार्मा 1.5% ऊपर, याद रखिएगा सन और लुपिन के नंबर्स का इंतजार है। लुपिन वहां 4% ऊपर, डीवीज लैब में भी खरीदारी 1% के गेंस। और डिक्सन टेक में आज हमने जमकर तेजी देखी है। सीएनबीसी आवाज के हाथ जो खबर लगी उस स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखा गया है, अच्छे वॉल्यूम्स पर तेजी बनी है। चलिए हमारे जानकारों को अब जोड़ना शुरू करेंगे, उनसे समझेंगे कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस बदले और बिगड़े मिजाज में। मार्केट एक्सपर्ट हिमांग जानी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं फंडामेंटल्स पर। टेक्निकल कॉल्स के लिए तैयार है प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, प्रशांत सावंत और रुचित जैन। 2:20 पर सेरा सैनिटरी के नतीजे आ चुके हैं, कंपनी के डायरेक्टर आयुष बागला हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर बात करेंगे कल आने वाले नतीजों की, और बड़ा दिन है। दिग्गजों में एसबीआई, एमएनएम, ब्रिटानिया के नंबर्स आएंगे, साथ ही वायदे में भेल के नंबर्स पर लोगों की नजरें हैं। इस पर सुमित को जोड़ेंगे। 2:40 के आसपास लेकर आएंगे 4 का चौका, जहां पर सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा राउत से, प्रशांत सावंत देंगे आज का एफएनओ सुपरस्टार, मानस बताएंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा के लिए हिमांग जानी के पास चलेंगे। 2:50 पर हमारे साथ डाबर के सीईओ मोहित मल्होत्रा जुड़ेंगे। साथ ही साथ मार्केट बिग वॉइस में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के फंड मैनेजर अमित गुप्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिर रुक करेंगे ऑफ कोर्स बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड्स की तरफ और आज के क्लोज की तरफ। बिल्कुल। अच्छा हजदा, सन फार्मा के नंबर्स आ गए। मैं एक चीज़ रीइटरेट करूंगा जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था जब टैरो के नंबर्स आए थे, और ये हमने उस दिन कहा था कि एक अपॉर्चुनिटी देगा शायद आपको सन फार्मा बाय करने का, क्योंकि वो एक बहुत छोटा हिस्सा है सन फार्मा का। अगर सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज इतनी पॉजिटिव कमेंट्री दे रहे हैं अपने यूएस सेल्स को लेकर, तो हो नहीं सकता कि सन फार्मा के नंबर्स खराब आए। और देखिए सन फार्मा का नंबर जो है वो एस्टिमेट के मुकाबले, एस्टिमेट हमारा 2000 करोड़ का था, उसके सामने 2200 करोड़, तो मतलब करीब करीब 10% की बीट है एस्टिमेट के सामने सन फार्मा के नंबर्स में। तो ये एक अच्छा नंबर, एक्चुअली शायद नंबर करेक्ट हुआ है, नहीं कुछ गड़बड़ है यहाँ पर मेरे ख्याल से। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर एक काम करते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा नंबर्स के लिए, क्योंकि बाकी एजेंसी पे मुझे कुछ और नंबर दिख रहा है। 2000 हाँ आई थिंक 2022 करोड़ 2022 करोड़ 2200 करोड़ नहीं है, 2022 करोड़, तो हल्का सा मिस है अनुज फिर उस लिहाज से। कुछ आई थिंक कुछ वन ऑफ रहा होगा। नंबर बहुत अच्छे हैं, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, एबिटा बहुत अच्छा है, मार्जिन बहुत शानदार है, 27.9% का मार्जिन है वर्सेस हमारा जो पोल था 24.8% का। और ये मैं बताता हूँ कहाँ से आ रहा है, कमेंटर सुनिएगा, ये बोलेंगे कि हमारा जो यूएस में प्राइसिंग प्रेशर था वो काफ़ी ईज हुआ है और काफ़ी इस बार हमको यूएस से सहारा मिला है। एग्जैक्टली वही कमेंट्री जो सिप्ला डॉक्टर रेड्डीज की थी, वही आपको कमेंट्री सन फार्मा से सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये सेक्टोरल टेलविंड। इनफैक्ट फार्मा इंडेक्स लेकर आइए आप एक बार, इकलौता इंडेक्स है जो अच्छा कर रहा है इस समय। मैंने पिछले फ्राइडे को एक रिसर्च की थी हर्षदा, पूरी की पूरी इंडियन फार्मा का आप मार्केट कैप ऐड कर दीजिए और उसमें फिर 25% और जोड़ दिए, तब जाके रिलायंस का मार्केट कैप बनता है या फिर टीसीएस का मार्केट कैप। तो इस लेवल की अंडर ओनरशिप, लुपिन में 2015 में 41% एफआई ओनरशिप थी, आज की डेट में वो 12 या 13% के करीब है। तो ये एक स्पेस थी जहाँ अंडर ओन थी, और वैल्यूएशन के हिसाब से इकलौता सेक्टर जो अपने 5 ईयर एवरेज से डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है अभी भी, आज की डेट में भी फार्मा स्टॉक, इसलिए आपने इस तरीके की बाइंग देखी है। खैर थोड़े से नंबर्स और रिविजिट करेंगे यहाँ पर, लेकिन अपने पैनल को जोड़ते हैं और ट्रेड्स लेते हैं। टफ दिन है आज। गाबा सर गुड आफ्टरनून, बताइए कोई ट्रेड समझ में आ रही है इस समय? बहुत कम, बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि इतने गिरने के बाद भी शॉर्ट देना है तो शॉर्ट, तो इसलिए मैंने चुना है, ठीक है जो भी है ठीक है, शॉर्ट ही करूंगा। टाइटन का जो बार बनाया आज, ये टर्न अराउंड बार है, मतलब अप मूव निकल गया, अब डाउन मूव शुरू हुआ है।
ट्रेड करा है 2891 पर टाइटन, स्टॉप होगा 2920 पर। पॉसिबल कि 2850 देखने को मिल सकते हैं टाइटन में, वीकनेस है। टाइटन 2850 यानी कि यहाँ से और 40 रुपए की गिरावट दिखा सकता है। 3% वैसे ही करेक्ट हो चुका है और अगर ट्रेड है तो वो शॉर्ट साइड की तरफ ही है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए बैंकिंग पे ध्यान है, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक वीक लग रहे हैं चार्ट पे। आज के लिए मेरा पिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है। अगर आप 60 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो आपको लोअर टॉप, लोअर बॉटम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लियरली दिखते हैं। तो करंट लेवल पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर में बिकवाली करनी चाहिए। आपके स्टॉप लॉसेज 601 के रहेंगे, बट नीचे की तरफ करीब 570 रुपए तक के टारगेट आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड लिया जा सकता है, एट द मनी पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 590 वाला पुट ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, जो 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे आप खरीदारी करिए। तो 590 का पुट ऑप्शन 18 रुपए पे खरीदना है, 11 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के 30 रुपए के टारगेट सेट करते हैं। ओके चलिए, तो एसबीआई देखिए किस तरीके से मजबूत स्टॉक इस समय वीक हो रहे हैं। ये एक एग्जांपल यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 589, 4 दिन पहले ये अपने ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहा था, 630 पे था, अब यहाँ पर इस तरीके की डिक्लाइन। शिल्पा राउत को भी जोड़ लेते हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए लॉन्ग या शॉर्ट? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यहाँ पे लॉन्ग जाऊंगी और सेफ सेक्टर फार्मा है, फार्मा के साथ ही, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में टेक्सचर डेफिनेटली बिगड़ा हुआ है, लेकिन इतना करेक्ट हो गया तो एक बाउंस बैक भी आपको शायद देखते हुए मिलेगा। तो उसमें फार्मा इज सेफ ना फॉर अ लॉन्ग कॉल। यहाँ पे टोरेंट फार्मा में मैं बाय रेकमेंड करूंगी। फ्यूचर्स ट्रेड करा अराउंड 2015, तो यहाँ पे आप 1995 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट्स ऑफ 2060 टू 2080। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। 2000 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, रफली 76 अभी चल रहा है। आप यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 95 से 100 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 60 का। फार्मा पर एक तेजी का कॉल 2060 2080 तक जा सकता है काउंटर, और आप चाहे तो 2000 का कॉल भी लेकर जाएंगे तो वहां पर पैसे आपके बनेंगे जरूर। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी हर्षा जी, अनुज जी, गुड आफ्टरनून द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे मुझे अपोलो टायर्स काफी अच्छा लग रहा है। कंसोलिडेशन हुआ और 20 दिनों के एवरेज के यहाँ एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। सेलिंग में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं थे और एक वीक मार्केट में भी स्टेबिलिटी दिखा रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा भी सुधर जाए, मुझे लग रहा है यहाँ एक अच्छी रैली आ सकती है। तो यहाँ पे 424 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 416, 416। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 440, 440 का टारगेट है। चलिए ठीक है, जरा एक बार मार्केट को रिविजिट करते हैं। बैंक निफ्टी 44,300 ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है इस समय, 44,290 पर। निफ्टी 19,300 के नीचे इस समय, और काफ़ी वन वे ये तो मामला बनता जा रहा है भर्षता, और ब्रॉडर मार्केट भी काफ़ी कोलैप्स कर रही है। एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए, और सुबह जो चीज़ हमारे फेवर में थी अब वही हमारे अगेंस्ट, HDFC बैंक, जो सुबह एक इकलौता था जो निफ्टी का महारथी था, अब वो पूरा का पूरा टर्न हुआ 200 पॉइंट नेगेटिव साइड में। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अभी भी आईसीआईसीआई बैंक ही है 300 पॉइंट डाउन साइड में, लेकिन 3 सबसे बड़े कंपोनेंट्स आईसीआईसीआई बैंक, HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीनों ने इस समय प्रेशर डाला बैंक निफ्टी के ऊपर, और अब 44,300 इस समय है। प्रशांत जी, कोई ऑप्शन ट्रेड बन रही है क्या? लग रहा है कि वो ट्रेंडिंग वाली एक्सपायरी है, और यहाँ से भी क्या पॉसिबल है एक्सपायरी तक हम और 200-300 पॉइंट देख लें बैंक निफ्टी में? जी अनुज जी, मुझे लग रहा है कि क्लोज तक शायद अगर मैं भी फ्यूचर्स को देखूं, पिन पॉइंट 44,500 पे आए, मुझे लग रहा है ये शायद और 100-125 पॉइंट नीचे जा सकता है। बट जो मेरी राय है वो लग रहा है कि एक हम सपोर्ट पे आए, तो मेरा जो ध्यान होगा वो कल की ओपनिंग पे होगा। अगर कल हमें एक अच्छा गैप अप मिल जाए और वो सस्टेन करे पहले 1 घंटे के लिए, तो मुझे लग रहा है यहाँ से बैंक निफ्टी एक पुल बैक दे सकता है। तो आज मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, मेरा ध्यान कल की ओपनिंग पे होगा। आज मुझे अभी भी लग रहा है कि 100 मोर पॉइंट्स टू गो। 100 more points to go down? जी सॉरी, You said 100 more बैंक points to निफ्टी go में। बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो 100 more। that's जी, मुझे लग रहा है 44 80 से 200। या 80 से 100 पॉइंट 44,200 तक स्पॉट में। ओके, तो स्थिति बेसिकली हवा बदल भी रही है, और ऐसे में फिर वो देखते हैं ट्रेड कैसे बैठता है। प्रशांत, इस समय कोई इंडेक्स पे ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन प्रशांत HDFC बैंक, ICICI बैंक जिस तरह से टूटे हैं,
वहां पर भी ट्रेड नहीं लेना है या फिर कुछ शॉर्ट का मौका खुल रहा है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है? जी, यहाँ पे अगर मैं बैंक्स के स्ट्रक्चर देखूं तो जो वीकेस्ट स्ट्रक्चर है फिलहाल वो एसबीआई का है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये 585 चल रहा है और 580 इसका सपोर्ट है, तो रिस्क रिवॉर्ड मुझे जम नहीं रहा है। और जो बाकी स्टॉक्स है, बट अगर मैं एक स्ट्रक्चरल बात करूं तो सारे ही स्टॉक्स आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई ये एक रैली करके फिर वीकनेस दिखा रहे हैं। बट मैं अगर एचडीएफसी बैंक को देखूं, इसने परफॉर्म ही नहीं किया है। तो अगर ये एचडीएफसी बैंक 1600 स्पॉट, ये एक बहुत अहम लेवल होगा, इसको ब्रेक कर जाए तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी दिक्कत बैंक निफ्टी में आ सकती है। तो 1600 स्पॉट पे यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगर ये ब्रेक हो जाए तो क्लियर कट जो शॉर्ट करने लायक स्टॉक होगा वो एचडीएफसी बैंक ही होगा। बैंक निफ्टी के इस लेवल की सिग्निफिकेंस समझिए आप। अब हमें 44,300 पर, इसका मतलब हमने जुलाई की पूरी रैली वो हमने अब एग्ज्यूम कर दी है, पूरी की पूरी रैली, और उसके अलावा 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे हैं। जो जून में बेस फॉर्मेशन हुआ था मार्केट का, बैंक निफ्टी आपको याद होगा पूरी जून हिला नहीं था, बिल्कुल एक पर्टिकुलर बेस पे था, वो था करीब करीब 43,800 का। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ तक भी जाए। हालांकि थोड़ा सपोर्ट है यहाँ पर इस समय, लेकिन क्योंकि हम 50 को हमने ब्रेक किया, ये एक सिग्निफिकेंट ब्रीच है इस समय। और जहाँ तक बात एचडीएफसी बैंक की है, एचडीएफसी बैंक अब आ गया है एग्जैक्टली, आने वाला है एग्जैक्टली अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस है 1615 पर, अब हमें 1625 पर। लास्ट टाइम जब ये 200 डे मूविंग एवरेज पर आया था तब था 15 जून को ये 200 डे मूविंग एवरेज ने टेस्ट किया था और वहाँ से एक वन वे रैली हमको मिली थी। अब जरूरी नहीं है कि चीज़ रिपीट हो, लेकिन सेकेंड टेस्ट ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज इस समय एचडीएफसी बैंक का। और निफ्टी एक बार के लिए 19,300 पर थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। निफ्टी में अभी भी खैर थोड़ा सा वो जो जून वाले लेवल्स हैं उसमें अभी काफ़ी डिस्टेंस बाकी है, लेकिन 19,387 था वो लास्ट ब्रेकआउट वाला लेवल जहाँ से लास्ट रैली आई थी। अब हम उसके नीचे हैं 19,387 के। तो नेक्स्ट लेवल टू वॉच, जैसे हमने शो के स्टार्ट में डिस्कस किया, 19,000 टू 19,050 के आसपास आएगा, जो कि आपका 50 डे मूविंग एवरेज है, करीब करीब 19,050 पर वो प्लेस्ड है। हिमांग जानी को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हिमांग, गुड आफ्टरनून। बैंकिंग में क्या दिक्कत है आपके हिसाब से? क्योंकि एचडीएफसी बैंक हो चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, अच्छे नंबर्स के बाद भी ये स्टॉक नहीं चले, और अब तो काफ़ी प्रेशर यहाँ पर, और एसबीआई में नंबर से पहले ही प्रेशर। गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक बैंकिंग में परफॉर्मेंस वाइज कोई इशू नहीं है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर ओनरशिप का इशू है, बिकॉज सभी की जो कंसेंसस एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि नंबर अच्छे आएंगे, और उसका जो वेटेज है निफ्टी में वो भी काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो सेल ऑफ है एफआईएस का, और जहाँ पे ओवर ओनरशिप की इशू होती है वहां पे एक पेन पॉइंट भी वो बन के आ जाता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसके अंदर एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिल सकता है, पर मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डीपर करेक्शन ये लेवल से आना चाहिए। ऐसे में फिर हेमांग, आपने क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर दी है या फिर कुछ और टाइम लेना चाहिए? मेरे ख्याल से जो अपॉर्चुनिटी है वो फार्मा सेक्टर के अंदर ढूंढनी चाहिए। जैसे सन फार्मा के नतीजे आएंगे, वहां पे काफी एक्सपेक्टेशंस अच्छी है। उसके अलावा जो स्टॉक्स के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है, उसमें थोड़ा सा एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे ढूंढना चाहिए। जैसे अदानी ग्रुप में आज काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, तो वहां पे अदानी पोर्ट कुड बी वन स्टॉक जहां पे कर सकते हैं, एक रीलुक कर सकते हैं। MOIL एक ऐसा स्टॉक है जहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी है प्रोडक्ट प्राइस रिलेटेड, और एक स्ट्रेंथ भी दिख रही है। तो ऐसे गिने चुने कुछ पॉकेट्स है जहां पे एक लेके चलना चाहिए। ओके, तो मैंगनीज और अदानी पोर्ट, सन फार्मा, इनफैक्ट सन फार्मा के नंबर्स आ गए हैं और ऑपरेशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, जैसे हम आपको पहले भी बता रहे थे। एबिटा 3,332 करोड़ पर आया, एक्सपेक्टेशन 2,900 करोड़ के आसपास का था। वहीं आप देखिएगा एबिटा मार्जिन्स ने क्या डिलीवर किया है, ये लगभग 28% पर आए हैं, और हमारी अपेक्षा थी कि मार्जिन्स आएंगे लगभग 25% के आसपास। तो 300 बेसिस पॉइंट का उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन सनफार्मा में, और सनफार्मा एक टॉप पिक में से है।
हेमांग के लिए। अच्छा, सन फार्मा पर एक टेक्निकल चेक मानस आप प्लीज दीजिएगा। कंसिडरिंग हमने फार्मा कंपनियों की सुबह में काफी बात की थी, अब सन की कंसिडरिंग नंबर्स भी आ गए और स्टॉक भी अब 1.5% ऊपर है, 1153 का लेवल है। नया निवेश क्या बनता है या नहीं? देखिए बिल्कुल अभी भी ट्रेडिंग के मौके दिखते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 हफ्ते का टाइम है और आप इस मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सन फार्मा की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि देखिए 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो टेक्निकली तो हम इसे बिल्कुल डेफिनेटली ब्रेकआउट बोलेंगे और 1130 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने के मौके दिखते हैं अभी भी, और 1210 तक के टारगेट्स पॉसिबल है सन फार्मा में। बिल्कुल 1210 तक के टारगेट पॉसिबल हैं सन फार्मा में। मार्केट में अच्छा एक चीज़ है हर्षदा कि आज ब्रॉडर मार्केट वैसे इतनी ख़राब नहीं है। अगर आप नोटिस करें तो एडवांस डिक्लाइन भी 1:1.5 और मिड कैप इंडेक्स भले ही डे लो पर हो लेकिन उसमें भी कोई सिर्फ 90 पॉइंट, सिर्फ 0.25% नीचे है। ज़्यादा प्रॉब्लम आज लार्ज कैप्स में है और मिड कैप्स में काफ़ी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट इस समय एक बार जरा लेकर आइए डिक्सन टेक फॉर एग्जांपल 7% ऊपर अब डिक्सन टेक। उसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर 6% की रैली। लॉरस लैब्स में लगातार एक वन वे रैली रही है। उस दिन जो नंबर्स आए थे, ख़राब नंबर्स के बाद भी ये स्टॉक चला और अच्छा चला। और MRF देखिए आप फिर से अब 1,06,000 के पार MRF, क्या शानदार मूव्स इस स्टॉक में रहे हैं। IRCTC देखिए आप, टोरेंट फार्मा देखिए, तो उस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। एक स्टॉक लेकर आइए वेदांता, और वेदांता का आप स्टॉक और फ्यूचर्स दोनों लेकर आइए। कैश मार्केट में देखते हैं पहले वेदांता को। कैश मार्केट में नीचे 6.5%, 254 पर। अब इसका फ्यूचर्स लेकर आइए और ये सारा का सारा डिस्काउंट आज ही ओपन अप हुआ है। 8.5% फ्यूचर नीचे है इसका। और फ्यूचर इस समय आप देखिए, ये आपके स्क्रीन पर फ्यूचर इस समय ट्रेड कर रहा है करीब करीब 7 रुपये के डिस्काउंट, मतलब 3% की नेगेटिव कैरी। और ओपन इंटरेस्ट का चेंज देखिए, 2,68,00,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट में चेंज है। इनफैक्ट मैं चेक करना चाहूँगा कहीं ये बैन में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहा है वेदांता, हालांकि बड़ा स्टॉक है। लेकिन हेमांग, क्या रीज़न है कि इस तरीके की डिक्लाइन देख रहे हैं हम मार्केट? सुबह भी ब्लॉक डील में ये लग रहा था कि ज़्यादा डिमांड आई नहीं, जो प्रमोटर ने स्टेक सेल किया वो विंडो में भी नहीं हुई, अलग से हुई मार्केट में। चाइना का भी एक फैक्टर है, क्या यहाँ से ये स्टॉक अब और वीक हो सकता है वेदांता? तो अनुज, टिपिकली जिस तरह का ओवरनाइट क्यूज वगैरह हमें मिले हैं जहाँ पे कि वीकनेस थी ग्लोबल मार्केट्स में, और वैसे भी मेटल ने अगर आप थोड़ा सा 2-3 महीने का टाइम फ्रेम देखें तो काफी अंडर परफॉर्म किया है। तो इंक्रीमेंटली कोई पॉजिटिव मुझे लग नहीं रहा है। हालांकि आज का जो वीकनेस है वेदांता में वो ज्यादातर ब्लॉक डील के रिलेटेड है और उसमें काफी बड़ी आर्बिट्राज पोजीशंस भी आज बिल्टअप हुई है। पर मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर से फिलहाल दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई मुझे इमीडिएट पॉजिटिव ट्रिगर दिख नहीं रहा है। नंबर्स भी आ चुके हैं, नंबर्स खराब नहीं थे, पर उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर्स भी नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक डिफेंसिव जो पॉकेट्स है वहीं पे फोकस करना चाहिए, रादर देन लुकिंग एट ग्लोबल मेटल प्लेस या हाई बीटा प्लेस। वेदांत आज करीब 6% टूटा है। अच्छा, इस बीच मिंडा कॉर्प के नंबर्स आ गए हैं जहां पर हल्का सा इजाफा देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर आय में 1010 करोड़ से बढ़कर 1075 करोड़ का वो आंकड़ा आया। इबिट्टा 114 करोड़ पर आया, 106 करोड़ से बढ़कर। तो ज्यादा कुछ खास नहीं है इस तिमाही में मिंडा कॉर्प के लिए, हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। मार्जिन्स भी 10.5% से बढ़कर 10.7% पर आए हैं। तो ये है आपके लिए मिंडा के नंबर्स। लेकिन एक कंपनी जिसने दोपहर में आज नतीजे पेश किए वो है सेरा सैनिटरी। ऑपरेशनली काफी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। Q1 में हमने देखा है कि कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 42% तक का इजाफा देखने को मिला। यहाँ पर ऑफकोर्स एक अदर इनकम का फैक्टर रहा है। मार्जिन्स में हल्की सी बढ़त देखी गई है, करीब 60 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है ईयर ऑन ईयर। लेकिन रेवेन्यू थोड़ा सा नरम है, सिर्फ 8% बढ़ा। इबिट्टा लेवल पर ज्यादा बेहतर ग्रोथ है, वहां पर 12% की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के डायरेक्टर आयुष बागला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर बागला, गुड आफ्टरनून। ये रेवेन्यू थोड़ा सा म्यूटेड है, ओनली 8% तक की ग्रोथ, कोई खास वजह इस पर्टिकुलर क्वार्टर में? और जो आपने 2025 तक गाइड किया था कि 19 से 20% प्लस तक के CAGR गेन्स देखने को मिलेंगे, उस टारगेट पर आप कायम हैं अब? जी, थैंक यू फॉर हैविंग सेरा सैनिटरी ऑन योर शो। सबसे पहले तो कुछ एलिमेंट ऑफ सीजनैलिटी भी है जी इस बिजनेस में, और
लास्ट ईयर हमने करीब 25% हमारा ग्रोथ टॉप लाइन, और हमारे को चाहिए 17 से 19% टू रीच दैट नंबर ऑफ 2900 crores बाय सितंबर 25। तो वो लक्ष्य तो बिल्कुल कायम है, और इस साल भी आपको सेम CAGR ग्रोथ मिलेगा डिस्पाइट सच ए हाई बेस फ्रॉम लास्ट ईयर। और ये जो आप देख रहे हैं 7% ग्रोथ, ये सिर्फ सीजनैलिटी का इम्पैक्ट है, बट इसके अलावा द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है इसमें जी, EBITDA ग्रोथ भी हुई है, पैट ग्रोथ भी हुई है, मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है, और हमने 15 महीने से कोई प्राइस हाइक नहीं लिया। इसके बावजूद हमारा कैश पोजीशन जो है 566 करोड़ से लेके 755 करोड़ तक पहुंच गई। तो ऑन ऑल पैरामीटर्स, हर एक पैरामीटर पे आप इवेल्युएट करें कंपनी को, ROCE, ROA, सब पे कंपनी हैज इंप्रूव्ड इट्स परफॉर्मेंस। मैं इनफैक्ट आपके इबिटा फ्रंट पर ही देख रही थी, वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, लेकिन ये मार्जिन्स में ज्यादा क्यों नहीं ट्रांसलेट हो पा रहा है? आपका 12% इबिटा ग्रो हुआ है, बट मार्जिन्स हैव फ्रॉम 15.8% हैव कम टू 16.24%। यहाँ पर क्या और स्कोप है बढ़त दिखाने का मार्जिन्स में? लास्ट ईयर 12 महीना में 100 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज हुई थी मार्जिन, और अब इस क्वार्टर में भी करीब 60 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज हुई है हमारी। सो एनुअली 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स हमारी लक्ष्य रहती है, और तो इस साल 120 करने 24 महीने मिला के 120 बेसिस पॉइंट्स जो मार्जिन इंक्रीज होनी है, उसमें से 100 तो ऑलरेडी हो गई। ओके, तो यू आर ऑन ट्रैक ओवर देयर एज वेल। डिमांड एनवायरनमेंट अब यहाँ से आई एम श्योर आप अज्यूम कर रहे हैं कि और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। ये बताइए किन मार्केट्स में वो ग्रोथ देखने को मिलेगी, किन प्रोडक्ट्स में आपको ज्यादा ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल जब आप कस्टमर से बातचीत करते हैं और एक ग्राउंड चेक लेते हैं? हर्षदा जी, ऐसा है कि 65% ऑफ सेल्स जो हमारी है वो है B2C जी। तो रियल एस्टेट सिक्लिकलिटी और इंटरेस्ट रेट सिक्लिकलिटी से हम अब काफी दूर है। सो हमारी जो सोच है वो एक नाउ FMCG कंपनी की तरह है, जो ब्रांड अपसाइजिंग, मूविंग द कंज्यूमर टू अ हायर प्राइस पॉइंट, उन सब पैरामीटर्स पर आधारित, और वही हो रही है। उसी से मार्जिन एक्सपैंड भी होगी, टॉप लाइन ग्रोथ भी होगा, प्राइस भी चेंज होगी, एवरेज सेलिंग प्राइस भी चेंज होगा विदाउट प्राइस हाइक। आज देखिए 15 महीने में जो भी रॉ मटेरियल शॉक्स, वेज इन्फ्लेशन, इनपुट कॉस्ट चेंजेस हुए, सब कुछ हमने अब्जॉर्ब कर लिए, और जरा सा भी चेंज नहीं है EBITDA मार्जिन। और कैपेक्स पर क्या स्थिति है? कंसिडरिंग आप एक प्योर FMCG कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, सीधे कस्टमर से बात करते हैं, कैपेक्स को लेकर क्या प्लान है? क्या आप उसे और बढ़ाने की कोशिश में हैं? वेल, कैपेक्स जो दो करंट प्लांट्स हैं फॉसेट वेयर और सैनिटरी वेयर, उसमें 35 करोड़ की होती है, और एक ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन फॉसेट वेयर में करीब 69 करोड़ का हमने ईयरमार्क किया था, जो कि ऑन द कस्प ऑफ कंप्लीशन है। अगस्त में उसकी कमीशनिंग है एट अ कॉस्ट ऑफ 58 करोड़, तो उसमें भी कॉस्ट सेविंग हुई है। और एक ग्रीन फील्ड फैसिलिटी जो है सैनिटरी वेयर की, वो एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट 125 करोड़ स्टार्ट होने वाली है। उसमें लैंड एक्विजिशन प्रोसेस जो है वो फाइनल स्टेजेस। मिस्टर बागला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो परफॉर्मेंस अच्छा, ऑपरेशनली एक बेहतर तिमाही कंपनी के लिए उभर कर आई है। इस बीच ब्लू स्टार के नंबर्स आ गए हैं और डाबर के भी। तो ब्लू स्टार जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, कंसोलिडेटेड बेसिस पर आय में अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। करीब करीब 2226 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखा गया है। मुनाफा 74 करोड़ से बढ़कर 83 करोड़ के आसपास आता हुआ इस तिमाही में। तो ये है ब्लू स्टार, और लगे हाथ एक बार डाबर इनलाइन है। डाबर इनलाइन था हर्षदा, लेकिन ब्लू स्टार के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आप एक स्टॉक को कंपेयर करें ब्लू स्टार को वोल्टास के साथ फॉर एग्जांपल, और इसका अगर 6 महीने का एक कंपैरेटिव चार्ट ड्रॉ कर दें दोनों स्टॉक्स का, ये है ब्लू स्टार। ये तो ऑब्वियसली आज का है, आज थोड़ी सी मार्केट में भी प्रॉफिट टेकिंग चल रही है, मुनाफा वसूली एनीवे चल रही है। ये है ब्लू स्टार, 6 महीने का चार्ट देखिए इसका, आप 13% के गेन इसमें आपको 6 महीने में दिखाई देंगे। अब इसी स्पेस में वोल्टास है, और वोल्टास का चार्ट लेकर आइए अब आप, और उसको देखिए अब आप कंपैरेटिव चार्ट अगर आप देखेंगे 6 महीने का, ये वोल्टास का चार्ट है।
1.5% नीचे वोल्टास। तो हुआ क्या है, पिछले 6 महीने में ब्लू स्टार ने काफ़ी लीड लिए और वो नंबर्स में दिखाई भी दे रहा है वो ब्लू स्टार के कंपेयर टू वोल्टास। ये देखिए डाबर के नंबर फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर, एकदम इन लाइन है। लेकिन मेरी नज़र बार बार जा रही है सन फार्मा पर, और अब ये इशू ये है कि ये चल चुका है काफ़ी स्टॉक, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ से अब और कितना स्कोप है, क्योंकि हम लाइफ टाइम हाई के भी काफ़ी करीब हैं सन फार्मा में, करीब करीब 1156। ये रैली शुरू हुई थी सन फार्मा की 990 1000 से, मान लीजिए आप करंट रैली 1000 से शुरू हुई थी, अब करीब हम 1150 पर, तो 11-12% की रैली हो चुकी है पिछले 1-1.5 महीने में। बिल्ड अप टू द नंबर्स, और नंबर्स भी अच्छे हैं। कमेंटर सुन लेंगे एक बार सन फार्मा की, कई बार फार्मा कंपनियों के नंबर्स में यू नेवर नो कि वन ऑफ था या नहीं था, लंपीनेस थी या नहीं थी। अच्छा, एक और स्टॉक रिविजिट करते हैं ज़रा, इंडिगो। सुबह हमने इसको एक चर्चा भी की थी इसके बारे में। अब इंडिगो डाउन है करीब करीब 5%। अब इसमें बताता हूँ मैं लोगों को कि इतने ब्लॉकबस्टर नंबर के बाद भी स्टॉक क्यों गिर रहा है और अब आपको करना क्या चाहिए। 2 चीज़ें हुई, एक तो अगले क्वार्टर से शायद जेट वापस आए, और हो सकता है बाकी भी 1-2 एयरलाइन जो थोड़ी ठंडे बस्ते में पड़ी हैं वो वापस रिवाइव हों, प्लस क्रूड प्राइसेस ऊपर आए और स्टॉक में काफ़ी रैली हो चुकी थी। दूसरा, एक प्रमोटर जो गंगवाल फैमिली है, जिसका एक ब्लॉक डील में चंक आना है, वो दूसरी ब्लॉक डील होनी है अब यहाँ पर, और अब क्योंकि नंबर्स आ गए हैं तो वो 2 दिन के बाद वो विंडो ओपन हो जाएगी, ये ब्लॉक डील होगी। यहाँ पर अगर आपको ये स्टॉक अब 2449 पर है, 2350 के करीब अगर ये स्टॉक किसी भी कारण से आ जाए, 2350 से 2360, अपने सिस्टम में आप डाल के रखिएगा इसको। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछिएगा वैसे, लेकिन उसको आप ऑब्जर्व करिएगा। वो एक अपॉर्चुनिटी होगी अगर आपने पिछली रैली मिस कर दी थी इंटरग्लोब की, क्योंकि ओवरऑल नंबर्स इसके आगे भी बहुत शानदार ही आने वाले हैं। इनफैक्ट इसकी बात ही कर लेते हैं। हर्षदा ने एक शायद कुछ ये स्वॉट एनालिसिस किया है इस ये जो प्लेन उड़ रहा है इंडिगो का, ब्लू कलर का, इसके ऊपर। तो सवाल यही है कि जिस रफ्तार से Q1 में वो प्लेन चढ़ा है, क्या ये मेंटेन करेगा या फिर कुछ टर्बुलेंस आता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए हमने वो स्पॉट एनालिसिस आपके लिए पेश की और उस पर फिर आप डिसाइड करें आपने क्या करना है। तो जो स्वॉट एनालिसिस में सबसे पहला पैरामीटर हम देखते हैं स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी के नतीजे। मुनाफा हम सब जानते हैं कंपनी ने दिखाया है 3091 करोड़ का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। मार्जिन्स 31.5% पर आए हैं, ये भी कई क्वार्टर्स में काफी मजबूती दिखा रहे हैं। और लोड फैक्टर देखिए 88% के ऊपर ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर आप देखें तो वहां पर 9-10% का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन वीकनेस क्या है, एक ही चीज जो Q1 में थोड़ी सी खली है मुझे, वो ये है कि इतने शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद कंपनी अपनी यील्ड को बेहतर नहीं कर पाई है। और यील्ड बेसिकली उसी बेसिस पर आकी जाती है कि आपकी कुल कैपेसिटी में कितना एक्चुअली इस्तेमाल हो रहा है, उस लिहाज से यील्ड थोड़ी सी नरम थी, सिर्फ 1.2% की ग्रोथ देखने को मिली। दूसरा फैक्टर है ब्रेंट। अब Q1 में हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स बढ़े क्योंकि कच्चा तेल रफली 75 के आसपास ट्रेड कर रहा था। Q2 आते आते $85 का ब्रेंट आ गया है और वो उन नंबर्स पर आगे चलकर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये भी एक वीकनेस की तरफ ऐड कर रहा है। लेकिन स्वॉट एनालिसिस में अब अपॉर्चुनिटी कहां है? अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी सेकेंड क्वार्टर में 25% तक की कैपेसिटी ऐड कर रही है, उसका फायदा इनके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। कंपनी ने अपने इंटरनेशनल रूट्स को काफी मजबूत किया है, कई सारे टाइम कोड शेयर एग्रीमेंट्स में कंपनी उतरी है, कई नए डेस्टिनेशंस पर पहुंच रही है। तो वो भी एक चीज है जिस पर कंपनी के लिए एक बड़ा मौका है कि डोमेस्टिक बिजनेस में अपना दबदबा कायम है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में भी अब इनके लिए पंख फैलाने की अपॉर्चुनिटी है, मौके हैं। लेकिन थ्रेट जो अनुज भी मेंशन कर रहे थे कि अब गंगवाल फैमिली की तरफ से कितना और स्टेक मार्केट में बिकने के लिए आएगा, वो एक बड़ा ओवरहैंग स्टॉक पर पहले से था, अब वो फिर से लौटता हुआ दिखाई देगा। और दूसरा पॉइंट कि कंपटीशन की वापसी होगी। हम सब जानते हैं स्पाइस जेट ने तैयारी कर ली है फंड रेज की, जेट को अगर क्लियरेंस मिल जाता है वो भी आसमान में आएंगे, और गो एयर हर कोशिश कर रहा है टू कम बैक ऑन टू द टारमैक। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, इसीलिए हमने आपके लिए पेश की इंटरग्लोब एविएशन की स्वॉट एनालिसिस। इन चीजों को आप ध्यान में रखें, फिर आप ट्रेड की तरफ बढ़े। इनफैक्ट हेमांग जानी हमारे साथ हैं। हेमांग, ये कुछ तथ्य है जो हमने आपके सामने किए हैं पेश। अब बताइए इन फैक्टर्स के मद्देनजर आप किस पर ज्यादा ध्यान देंगे, स्ट्रेंथ्स पर, अपॉर्चुनिटीज पर,
या फिर जो डर है कि आगे क्या होगा? अर्षदा, इंडिगो ऐसा स्टॉक है जहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रही है। स्टॉक की प्राइस भी अगर आप देखें पिछले एक साल में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन दिया है। और मुझे लगता है कि स्पाइस जेट या जेट के वापस आने से कोई बहुत बड़ा खतरा इंडिगो को नहीं है, बिकॉज जब बहुत ज्यादा कंपटीशन था तभी भी जिस तरह से ये कंपनी ने ओवरऑल मैनेज किया है वो काफी बेहतरीन है। कैपेसिटी गाइडेंस काफी अच्छी दी है। आई थिंक द ओनली रिस्क फैक्टर जो मैं देख सकता हूँ वो ये है कि अगर क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो एक थोड़ा सा उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इवन जो स्टेक सेल है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, पिछले एक साल में 2 या 3 बार ये स्टेक सेल आया है और काफी इजीली एब्जॉर्ब हो गया है मार्केट में। एक टेम्पररी हमने 5-7% की उसके अंदर करेक्शन देखी थी, उसके आगे कोई बहुत बड़ा पेन देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो करेक्शन है, चाहे वो स्टॉक रनअप हो गया उसकी वजह से हो या जो ब्लॉक आएगा उसकी वजह से हो, उसको बाइंग के तौर पे देखना चाहिए। ओके, बिल्कुल बाइंग की तरह से देखना चाहिए उसको। मानस, टेक्निकली नेक्स्ट लेवल्स क्या है यहाँ पर वॉच आउट करने के लिए? देखिए, अगर हम इंडिगो की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक तैयार हो गया है अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, जो कि 2350 2340 के आसपास आता है। तो करंट लेवल से भी आई थिंक 100 रुपए की और करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़े बड़े हैं। 2560 के आपको स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे। तो मेरी राय ये रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले 2480 और 2500 की रेंज में स्टॉक आए, तब आप 2560 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए और तब आप टारगेट 2350 के सेट करिए। ओके, अच्छा, ब्लू स्टार में कंपनी ने QIP अप्रूव किया है। 1000 करोड़ तक का कंपनी ने QIP अप्रूव किया है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि कंपनी ये भी बता रही है कि ये जो प्रोसीड्स हैं इनके लिए ग्रोथ के लिए और कैपेक्स के लिए ये यूज़ करेंगे। ये जो एकदम से रिज़ल्ट के बाद जो रैली आई वो इसलिए आई क्योंकि ये जो उन्होंने कहा अलग से कि 1000 करोड़ का QIP कंपनी लेकर आएगी, इसकी वजह से ये रैली आई। मिड कैप इंडेक्स में रिकवरी है अर्षदा, और ग्रीन में आ गए अब हम मिड कैप इंडेक्स में, और तो थोड़ा सेलिब्रेट करिए यहाँ पर। एटलीस्ट सुबह से एक्चुअली ब्रॉडर मार्केट आज ठीक ठाक है और एडवांस डिक्लाइन भी ठीक ठाक ही है। मतलब कंसिडरिंग निफ्टी 200 पॉइंट डाउन है उसके हिसाब से एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक है। लेकिन इशू यही है कि मार्केट में अब इंडेक्स लेवल पर थोड़ा बाय करने का मन नहीं बन रहा है। जी हाँ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रुक के ना, एक बार स्टेबिलिटी, एक बार 19550 के ऊपर निकल जाएं आप, थोड़ा सा ट्रेड कर लें 19550 के ऊपर, तभी तेज़ी करें, वरना तेज़ी ना करें। अभी थोड़ा सा सेलोन रैली में ही रहे निफ्टी पर। अनुज, उस लिहाज से फिर ट्रेडर्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि फिर आपको स्टॉक स्पेसिफिक्स पे आना पड़ेगा और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी नंबर्स की। अच्छा, एक चीज जिस पर हमारी नजरें थी, एशियन पेंट की हम बात कर रहे थे, बर्जर पेंट पर भी अनुज ने इनफैक्ट आज सुबह में कहा था कि वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंसाई नेरोलैक में नंबर्स देख रही थी, जो नतीजे हैं वो अच्छे आए हैं और कंपनी का जो पहले तो यहाँ पर स्टॉक देख लिया आप, करीब 3-3.5% भाग चुका है। मुनाफे में क्लियरली बढ़त देखने को मिली है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। ये देखिए, मुनाफा 156 करोड़ से बढ़कर 738 करोड़ हो गया है और ये कंसाई नेरोलैक है जिसका बेस वैसे भी आप छोटा मानते हैं। अब आप सोचिए कि बर्जर जो एक ज्यादा कंसाई से ऑफ कोर्स एक ज्यादा प्रोमिनेंट ब्रांड है, वो क्या डिलीवर करेगा। कंसोलिडेटेड आय के माध्यम में आप देखिए 2051 करोड़ से बढ़कर ये आंकड़ा करीब 2157 करोड़ पर आया है। इबिटा ग्रोथ काफी मजबूत है, 31% तक की वृद्धि देखने को मिली है इबिटा में और मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। 12.4% के मार्जिन्स 15.4% पर आए हैं। इसीलिए बाजार इस खराब एनवायरनमेंट में भी अच्छे नतीजों को सलामी दे रहा है और कंसाई आपके सामने करीब 4% तक की तेजी। अब इन नंबर्स को बाजार ऑफ कोर्स एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश करेगा। अगले हफ्ते बर्जर के नंबर्स भी आने वाले हैं। हेमांग, इस स्पेस पर आपकी क्या राय होगी? मेरे ख्याल से कांसाई का ऑटोमोटिव के अंदर प्रेजेंस स्ट्रांग होने की वजह से परफॉर्मेंस रिलेटिवली अच्छा आया है और इवन एशियन पेंट्स के भी नतीजे काफी अच्छे थे। वॉल्यूम ग्रोथ 10% से भी ज्यादा था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो रॉ मटेरियल रिलेटेड प्रेशर्स थे वो काफी ईज आउट हो चुके हैं।
डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसके अंदर एक छोटा मोटा कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है, पर ओवरऑल व्यू उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, बोथ ऑन कांसाई एज वेल एज एशियन पेंट्स। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक वन ऑफ है कैंसाई में 600 करोड़ के करीब का, तो शायद उसकी वजह से भी ये नंबर्स में एक बम्प अप आया हो। लेकिन एक काम करते हैं, अब एक स्टोरी को रिविजिट करते हैं। भारत के लिए अच्छी खबर है, अमेरिका की जहां रेटिंग घट रही है, नहीं ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर ये है कि भारत को लेकर रेटिंग्स बढ़ रही हैं, और चीन को डाउनग्रेड किया आज मॉर्गन स्टैनली ने, और भारत को अपग्रेड किया। भारत के इस बढ़ते दम पर बात करने के लिए सुमित तैयार है, तो एक बार चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा। ओवर टू सुमित। तो भारतीय बाजारों में या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को एक और बढ़िया ट्रिगर मिला है, और इस ट्रिगर के दम पर कह सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने अब भारत की रेटिंग को एक बार फिर से बढ़ाया है। एक बार फिर से इसलिए कि ये लगातार 4 महीने में दूसरी बार जबकि भारत को अपग्रेड किया गया है, और भारत की जो रेटिंग है उसे इक्वल वेट से बढ़ाकर ओवरवेट साइड पर लेकर गए हैं। साइमल्टेनियसली चीन की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड भी किया गया है। तो कुछ ग्राफिक्स से कुछ बढ़िया ट्रिगर से टेलविंड्स जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कामकाज कर रहे हैं। पहले इक्वल वेट रेटिंग थी और अब ओवरवेट रेटिंग हुई, और महज 4 महीनों के अंदर ही इसको इक्वल वेट से ओवरवेट के अंदर बदला गया है। क्यों ये भारत की रेटिंग के लिए बढ़िया ट्रिगर या फिर तलाश रहे हैं, क्यों लगता है ऐसा मॉर्गन स्टैनली की अच्छी रेटिंग्स आते हुए दिखाई पड़ रही है? क्योंकि भारत एक सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत में युवाओं के बीच में इक्विटी कल्चर काफी हद तक बढ़ रहा है, एक अच्छे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, साथ ही साथ कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर एक अच्छी कटौती हो रही है, पीएलआई जैसी स्कीम्स जो कि काम भी कर रही हैं और अच्छे नंबर्स वहां पर रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मेगा कामकाज हो रहा है, और एक फॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इकोनॉमी का, जो आप जीएसटी नंबर से, टोल कलेक्शन के नंबर से आमतौर पर आते हुए देख भी रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने साथ ही साथ 3 सेक्टर्स के ऊपर भी बेट किया है। उनका मानना है कि फाइनेंशियल एक ऐसा सेक्टर रहेगा जहां पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, कंज्यूमर सेक्टर में बढ़िया ग्रोथ रहेगी, और इंडस्ट्रियल यानी कैपिटल गुड्स और बड़ी इंडस्ट्री रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वहां पर एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर तो एक अच्छी ग्रोथ है ही, साथ ही साथ एक और बढ़िया ट्रिगर ये भी है कि अमेरिका और चीन की रेटिंग जो है वो साइमल्टेनियसली घटते हुए भी दिखाई पड़ रही है। फिच ने अमेरिका की जो रेटिंग है उसको घटाया है, और चीन में भी काफी हद तक इश्यूज हैं, वहां पर भी प्रेशर्स हैं, जिसका फायदा भी इंडियन इकोनॉमी को आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और इंडिया इसीलिए एक अच्छे ऑप्शन के तौर पे एशियन मार्केट्स के अंदर दिखाई पड़ रहा है। तो इंडिया पे ट्रस्ट बढ़ रहा है, और विदेशी जो निवेशक हैं वो ऑलमोस्ट इंडिया को एक अच्छे ग्रोथ मार्केट के तौर पर देख रहे हैं। इसीलिए एफआईएस का जो रुझान है भारतीय बाजारों पर काफी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बढ़िया ट्रिगर के तौर पर भारत अब खड़ा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, इसीलिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से यहां पर मेगा अपग्रेड आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मॉर्गन स्टैनली दरअसल बुलिश भारत पे, भारत की इकोनॉमी पर। सुमित हमारे साथ कुछ देर में फिर जुड़ेंगे, कल के नतीजों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अच्छा, पहले तो रुचित जैन को वेलकम करते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय आप क्या ट्रेड ले रहे हैं, तेजी या मंदी? जी वेरी गुड आफ्टरनून। और जो मार्केट्स का डेटा ओवरऑल नेगेटिव है, लेकिन नो पिछले कुछ दिनों में देखे तो ऑलरेडी हम 20,000 के आसपास के हाई से 19,300 के ऑलमोस्ट लेवल्स तक आ गए। तो वो जो करेक्टिव फेज है उसके कारण लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स में हम थोड़े ओवरसोल्ड हो गए। और इवन आप अगर रिट्रेसमेंट्स देखें तो यूजुअली मार्केट में जब ऐसे प्रीवियस अपमूव को रिट्रेस करता है तो जो मिनिमम रिट्रेसमेंट्स, जो छोटे से छोटे रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो 23.6% के आसपास आता है। तो जो पूरा अपमूव है लास्ट 4 महीने का 16,800 से अगर वो रिसेंट हाई 20,000 के अगर वो रिट्रेसमेंट निकाले तो 19,250 के आसपास वो 23.6% रिट्रेसमेंट आ रहा है। सो हमें लग रहा है कि हम उससे ज्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे शॉर्ट्स के फेवरेबल तो नहीं बन रहे। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस भी है वो ये 19,300 19,250 की रेंज में एक बार कवर करनी चाहिए, और एटलीस्ट एक पुलबैक मूव जरूर आना चाहिए, इवन अगर हम करेक्टिव फेज में भी कंटिन्यू रहेंगे तो। सो करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट्स जाने के लिए फेवरेबल नहीं है। सो मैं बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ, और टोरेंट फार्मा विद इन द एंटायर फार्मा बास्केट हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव और कंटिन्यू होते हुए हम देख सकते हैं। तो 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1960 के स्टॉप लॉस से टोरेंट फार्मा में खरीदारी करे 2070 के टारगेट के लिए। 2070 का टारगेट, और ठीक बीचों बीच वाला टारगेट दिया है शिल्पा ने, 2060-2080 का टारगेट दिया था, और आप कह रहे हैं 2070 के लिए टोरेंट फार्मा एक अपॉर्चुनिटी है। चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। शिल्पा राउत, बताइए सस्ता ऑप्शन। मेरा सस्ता ऑप्शन अभी रहेगा, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव कि यहाँ पे पुल बैक रैली आएगा। यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन्स पे आ गए हैं,
तो बी सॉफ्ट मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। बिरला सॉफ्ट यहाँ पे 420 के सपोर्ट से अच्छा मूव देने वाला है, लगता है यहाँ से 450 460 वापस दिखेगा। तो 440 का जो कॉल ऑप्शन है जो रफली 12 रुपए 50 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपके जो टारगेट्स है वो 16.5, 19 एंड 22 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 10 का रहेगा। ओके चलिए बिरला सॉफ्ट ये हो गई शिल्पा की पिक। प्रशांत जी एफएनओ सुपरस्टार। जी अनुज जी, इस मार्केट में भी एक क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट और 3 दिनों से इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स वो है लॉरस लैब्स। बहुत अच्छा पैटर्न लग रहा है। प्रीएम्प्ट करूंगा, 200 दिनों के एवरेज के ऑलमोस्ट करीब जा चुका है। 380 पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा डीप 364 पे स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 410 410 के लिए। 410 के लिए लॉरस लैब में एक अपॉर्चुनिटी। ये है एफएनओ का सुपरस्टार। मानस बताइए चार्ट का चमत्कार। देखिए बिकवाली करने का ही ट्रेड रहेगा और आईटीसी पे बिकवाली करनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम सब चार्ट पे क्लियरली दिखने लगे हैं। जो अभी कुछ दिनों पहले एक लो बना था 455 का, इंटरडे सेशन में आईटीसी ने उसको ब्रीच किया था, 50 मूविंग एवरेज के नीचे गया था। पैटर्न नेगेटिव लगता है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर करेक्शन डीप होगा और शायद 100 मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं। तो आईटीसी के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। 458 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर सकते हैं। 463 रुपए 463 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए और 445 के टारगेट सेट करिए आईटीसी के फ्यूचर में। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 455 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, 8 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर 5 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से 15 रुपए के टारगेट के लिए भी आप स्पॉट ऑप्शन में भी खरीदारी कर सकते हैं। ओके चलिए तो ये बात हो गई आईटीसी की। अब मिड कैप फंडा के लिए हेमांग के पास चलते हैं। हेमांग आपने क्या स्टॉक पिक किया? मेरा मिड कैप का जो पिक है वो सीआई ऑटोमोटिव है। सीआई इंडिया के नाम से कंपनी जानी जाती है और अच्छी ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जिसका मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया और ओवरसीज भी है। काफी अच्छे नतीजे थे और जिस तरह की प्रोडक्ट रेंज और अपग्रेड कर रहे कंपनी, मुझे लगता है कि इसके अंदर एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। और मेरा टारगेट है कि यहाँ से फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म अबाउट 20% अपसाइड फ्रॉम द करंट प्राइस। पर आई थिंक करंट प्राइस इज अराउंड 500, तो इसमें से 15 to 20% का अपसाइड हम उम्मीद कर सकते हैं। ओके तो सीआईई ऑटोमोटिव यहाँ से 15 to 25% तक के अपसाइड की गुंजाइश। 500 पर है स्टॉक आज। फटाफट से मैं रैप कर रही हूँ आपके लिए वो सारे ट्रेड्स। शुरुआत हमने की शिल्पा के साथ, जहां पर बिरला सॉफ्ट इन्होंने पिक किया। 440 का कॉल लेने की सलाह, 12 रुपए 90 पैसे पर है। इनका टारगेट 1650 फिर 19 फिर 22 है। फिर आया हमारा अगला ट्रेड लॉरस लैब 410 के लिए। प्रशांत ने कहा तेजी करके चले, अच्छा मोमेंटम ट्रेड है आज का। 364 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। मानस ने हालांकि चार्ट का चमत्कार में एक शॉर्ट ट्रेड पिक किया है। 445 के टारगेट के लिए आईटीसी पर एक सेल कॉल है। 463 का इनका स्टॉप लॉस है। और मिड कैप फंडा के तौर पर हेमांग जानी कह रहे हैं सीआईई इंडिया में तेजी का पोटेंशियल, आगे टारगेट करीब करीब 600 तक के बनते दिखाई देंगे। तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स। अच्छा, एक स्टॉक जो आज दोपहर में काफी तेजी में है, इनफैक्ट यहाँ पर 8% के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। गावा साहब इस पर एक प्लीज टेक चेक ले लीजिए। कंस्ट्रिंग ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है और ये तेजी दरअसल आई है उस खबर के बाद जो 1 बजे के आसपास हमने ब्रेक की थी कि सरकार ने कहा है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो बगैर लाइसेंस के आप टैबलेट, कंप्यूटर्स, लैपटॉप इंपोर्ट नहीं कर सकते। और ये दरअसल डिक्सन के फेवर में जाएगा। जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जो इस तरह के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा था, वो उस पर सरकार पाबंदी लगाना चाहती है। 8% का स्पाइक है। अब कुछ फॉलो थ्रू दिख रहा है या फिर हो गया स्क्रीन पर जो होना था? बिल्कुल फॉलो अप थ्रू दिख रहा है डिक्सन में। ये मेरा बीटीएसटी कॉल मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, 4461 पर है। मुझे लगता है 4600 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 4380। कल परसों 2 दिन है बहुत अच्छी थी, जो सेटअप है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़िया है डिक्सन का। यस, इट्स अ बाय। ओके चलिए तो ये होगी बात डिक्सन टेक की। अब कुछ नंबर्स आने वाले हैं कल, काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स इनफैक्ट आने वाले हैं। निफ्टी के ही काफ़ी नंबर्स हैं। सुमित के पास चलते हैं। सुमित गुड आफ्टरनून, कहाँ से शुरुआत करें? तो सबसे पहले तो बैंक्स, एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक और मच अवेटेड नंबर सरकारी बैंक में एसबीआई का। तो आप एसबीआई के नंबर से आज शुरुआत करते हैं।
देखिए पहली चीज तो पीएसयू बास्केट के जो नंबर्स आए हैं वो नंबर्स वैसे अच्छे आए हैं इस बारी, तो अब बेलवेदर ये है जो लास्ट में आ रहा है, लेकिन अच्छे नंबर्स की उम्मीद आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। 40,738 करोड़ रुपए का एक एनआईए का फिगर, 30% की ग्रोथ वाई बेसिस पे यहाँ रहने का अनुमान है, और मुनाफा 161% लो बेस की वजह से 15,838 करोड़ रुपए ये रहने का अनुमान है। लोन ग्रोथ RRIMs इसके ऊपर आप नजर रखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज करीब करीब Q4 में 3.6% के आसपास के एनआईएम थे। इस बार ही कैसे देखते हैं असेट क्वालिटी को लेकर एक अनुमान जो मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट लगा के चल रही है, करीब करीब 2.7% के आसपास के ग्रॉस एनपीए रहने का अनुमान है, जो कि पिछली बारी 2.8% थे। नेट एनपीए रफली 0.6%, जो कि 0.7% थे लास्ट क्वार्टर के अंदर। लोन ग्रोथ करीब 16.2%, जो पिछली बारी 17% थी पिछली तिमाही में, और डिपॉजिट ग्रोथ करीब 12% के आसपास, जो पिछली तिमाही में 9% के आसपास थी। तो नंबर्स क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर देखेंगे तो उतने इनकरेजिंग नहीं रहेंगे, लेकिन वाई बेसिस पे नंबर लो बेस की वजह से काफ़ी इनकरेजिंग रहेंगे। लेकिन अब कमेंट्री कैसी रहती है, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर कैसा रहता है, बाकी सब्सिडीज के परफॉर्मेंस कितना इंपैक्ट करके जाती हैं, ये कुछ चीज़ें जिनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। बिल्कुल सुमित, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन एक काम करते हैं, डाबर की बात कर लेते हैं। पहली तिमाही में डाबर की आय 11% बढ़ी, जबकि मुनाफे में 5% का उछाल आया है। हालांकि मार्जिन करीब 19% रहा है, जो कि पिछले साल की तुलना में बिल्कुल फ्लैट है। कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए और अब हमारे साथ हैं डाबर के CEO मोहित मल्होत्रा। मोहित जी, गुड आफ्टरनून। नंबर्स पर आऊँ उससे पहले सर, आज जो एक रिपोर्ट आई DNA न्यूज़पेपर में, वो आपकी ब्रांडेड हनी सेगमेंट को लेकर, क्योंकि वो रीसेंट न्यूज़ है, एक उस पर क्लैरिफिकेशन हो जाए पहले, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि शायद उसमें कुछ कैंसर कोजिंग एलिमेंट्स हैं। आपका क्या रिस्पॉन्स होगा उस पर? आई थिंक ये बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल अनुज जी। तो आई थिंक ये रिपोर्ट जो है बिल्कुल बेसलेस है और कोई साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे नहीं है। डाबर हनी तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हनी है, एंड वी स्टैंड बाय द प्योरिटी ऑफ एवरी बैच ऑफ हनी। उसका हर सिंगल बैच डाबर हनी का हमारी फैक्ट्री से डिस्पैच होने के पहले सारे FSSAI के पैरामीटर्स और दंडमार्क को क्लियर करता है, इंक्लूडिंग HMF जो जिसकी बात हुई है, और उसमें कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है, क्योंकि वो प्योर हनी है। प्योर हनी लेके पैक कर देते हैं और उसको अपने गेट से पहले सारे सेफ्टी और क्वालिटी चेक्स हम कंडक्ट करते हैं बिफोर एवरी बैच मूव्स इनटू द मार्केट प्लेस। और अगर किसी ने कुछ बैच के साथ कुछ टैंपरिंग करी है फिर टेस्ट किया है, दैट वी कांट डू, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये स्टडी की कोई साइंटिफिक बैकिंग ही नहीं है, किसी साइंटिफिक बॉडी ने भी करी। और डाबर हनी को एग मार्क सर्टिफिकेशन मिली है, विच इज अ स्पेशल सर्टिफिकेशन, विच इज ऑल्सो अ प्योरिटी सर्टिफिकेशन। और हमारा जो हनी पैक होता है वो US FDA फैसिलिटीज में सारा पैक होता है, तो क्वेश्चन डजंट अराइज ऑफ एनी इम्प्योरिटी व्हाटसोएवर। मोहित जी, मैं खुद डाबर हनी कंज्यूम करता हूं, तो मैं ऑब्वियसली जो आप कह रहे हैं तो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है डाबर के ऊपर। तो डाबर का इस पर क्या आप कंज्यूम करते हैं, मैं और मेरे बच्चे भी कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल। तो आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या रहने वाला है? क्या आप इसमें इस रिपोर्ट के अगेंस्ट कुछ लीगल कार्रवाई करने वाले हैं, कुछ स्यू करने वाले हैं, या आप इसको, क्योंकि यहीं पर आप नहीं छोड़ सकते मेरे ख्याल से? ये बेसलेस रिपोर्ट्स हैं, एंड ये बिल्कुल मोटिवेटेड है टू मलाइन द इमेज ऑफ द मार्केट लीडर। ऑल द कंज्यूमर्स बेस्टो देयर ट्रस्ट ऑन टू डाबर, और वो ट्रस्ट इज बियॉन्ड एनीथिंग एल्स। और हम लोग कंज्यूम करते आ रहे हैं इतने सालों से, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, किसी को कुछ नहीं, और सडनली एक रिपोर्ट कुछ बोल दे, वो गलत है। हमने साइंटिफिकली भी चेक कर लिया, ये HMF पैरामीटर्स ऑल्सो। इंडियन ह्यूमन बॉडी में 4000 मिलीग्राम HMF कंज्यूम करते हैं, डाबर हनी में 0.8 ग्राम होता है, 0.8 एज कम्पेयर टू 4000 विच अ ह्यूमन बॉडी कैन टॉलरेट, और 240 ग्राम रोज यूरिन से निकल भी जाता है। तो ये बिल्कुल बेसलेस रिपोर्ट है, विदाउट एनी डेटा एंड एनालिसिस, एंड वेरी मोटिवेटेड। So I would not pay any heed to this report at all, and we will do business as usual. ठीक है, बिजनेस एज यूजुअल। तो बिजनेस पर आते हैं। आपने पहले कहा था कि आपकी जो FY24 की वॉल्यूम ग्रोथ है वो मिड हाई सिंगल डिजिट में होगी और रेवेन्यू ग्रोथ लो डबल डिजिट में होगी। आप उसी पर कायम है या उसमें कुछ चेंजेस हैं अब इस समय? नहीं, वही है हमारा बिजनेस। अगर आप देखेंगे ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ कंसोलिडेटेड बिजनेस की, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक,
6% की ग्रोथ है। बेवरेज पोर्टफोलियो हमारा इस क्वार्टर में इम्पैक्ट हो गया क्योंकि मॉनसून और रेन्स हो गए, नंबर ऑफ डेज लेस मिले, इसलिए बेवरेज पोर्टफोलियो एक्स बेवरेजेस हमारी वॉल्यूम ग्रोथ 6% की है इंडिया बिजनेस में भी। और अगर आप बेवरेज पोर्टफोलियो को मिला लेंगे तो फिर वो 3 हो जाती है। तो हमारी गाइडेंस वही रहेगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। So volume growth will be mid-single digit kind of a growth और value growth will be high single to a low double. यही हमारी गाइडेंस है। ओके अच्छा, अभी पिछले हफ्ते कोलगेट के नंबर्स आए थे, आई एम श्योर आपने देखे होंगे वो नंबर्स, काफ़ी अच्छे थे उनके नंबर्स। तो क्या उन्होंने कुछ मार्केट शेयर आपसे भी लिया है टूथपेस्ट सेगमेंट में? अब मैं कंपटीशन के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। एज फार एज हमारा ओरल केयर कैटेगरी है, कैटेगरी ग्रो हुई है 2.5% से, हमारा बिजनेस ग्रो हुआ है 13% से, और जिस कंपेटिटर की आप बात कर रहे हैं वो ग्रो हुआ है 7% से। हमने मार्केट शेयर 50 बेसिस पॉइंट्स डाबर रेड में लिया है और बाकी कंपेटिटर्स ने मार्केट शेयर लूज किए हैं। तो हमने गेन किए। जो नेचुरल कैटेगरी जिसमें डाबर हर्बल ऑपरेट करती है वो भी 200 बेसिस पॉइंट से बढ़ गई है, ड्रिवन बाय डाबर हर्बल। तो हमारा ओरल केयर पोर्टफोलियो इज फायरिंग एट ऑल एंड्स एक्चुअली। बादशाह मसाला में क्या आपका परफॉर्मेंस रहा और यहाँ पर क्या टारगेट्स रहेंगे? 24% की ग्रोथ आई है हमारी बादशाह में इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, और उतनी ही ग्रोथ आई है इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन। लाइक टू लाइक अगर लास्ट ईयर 70 करोड़ का बिजनेस हमने कंसोलिडेट किया है, इस क्वार्टर में 68-69 करोड़ का बिजनेस कंसोलिडेट किया है। पूरे साल में हम अराउंड 260-270 करोड़ करेंगे बादशाह का बिजनेस। अच्छा, ये जो आपकी कुछ एक जो नई लॉन्चेस थे, खासतौर से जो बेबी केयर एटसेट्रा, वहाँ पर शायद ग्रोथ नहीं आ रही है जो आपने एक्सपेक्ट की होगी, ऐसा उसका क्या कारण है? और यहाँ पर कोई चेंज ऑफ स्ट्रेटजी आपके लिए? नहीं, हमारा बेबी केयर पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा चल रहा है। एक्चुअली बेबी केयर पोर्टफोलियो 100% से ग्रो हुआ है हमारा। हमने लास्ट ईयर एग्जिट किया था 20 करोड़ पे, इस साल हम टारगेट कर रहे हैं 50 करोड़ करने के लिए बेबी केयर पोर्टफोलियो। और बेबी केयर पोर्टफोलियो के लिए हम लोग पूरा एडवोकेसी विंग बना रहे हैं, जहाँ पे हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे और पीडियाट्रिक्स और गायनेकोलॉजी को जाके अपना पूरा बेबी केयर पोर्टफोलियो एडवोकेट करेंगे एक्चुअली। तो बेबी केयर इज डूइंग वेरी वेल फॉर अस। अदर न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो जो हमने लॉन्च किए थे वो भी ठीक चल रहे हैं। हेल्थ जूसेस में जो हमने लॉन्च किए थे 2 साल पहले कोविड में, उसमें भी अराउंड 26% की ग्रोथ आई है। हमारा टी जो हमने नया लॉन्च किया था वो भी हमारा अच्छा चल रहा है, और हेल्थ सप्लीमेंट बिजनेस भी हमारा ग्रो कर रहा है 6-7% से। सो आई थिंक ओवरऑल एनपीटीज इज डूइंग वेल फॉर अस। मोहित जी, एक आखिरी सवाल, मार्जिन्स को लेकर क्या गाइडेंस है? और इस क्वार्टर में मैं देख रहा था आपकी जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं एज परसेंटेज ऑफ सेल्स वो कम हुए हैं ईयर ऑन ईयर, तो ये क्या एक आपका एक एफर्ट रहा है या फिर ये एक एबरेशन है? ये दोनों सवाल का अगर जवाब दे सकें। हमारे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस तो ग्रो हुए हैं 30% से। नहीं, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देख रहा था मैं, आपकी सेल्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ग्रो हुई हैं, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ग्रो हुए हैं, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देख रहा था मैं, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 6% था, इस बार वो करीब 5.7% है मेरे ख्याल से शायद। नहीं, उल्टा देख रहे हैं आप। अच्छा, उल्टा देख रहे हैं। मुझे उल्टा फिगर दे दिया, सॉरी। अब 7% हो गया है, वो उल्टा देख रहे हैं। ठीक तो है। हमारी एडवर्टाइजिंग तो बढ़ गई है 30% से परसेंटेज में भी। तो अराउंड हमारा 75 से 80 बेसिस पॉइंट ग्रॉस मार्जिन बढ़ा है। हमने उसका थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर दिया एडवर्टाइजिंग में, जो एडवर्टाइजिंग हमारी ग्रो हुई है और थोड़ा सा नीचे फ्लो किया है। आप जो ऑपरेटिंग मार्जिन फ्लैट बोल रहे हैं लास्ट से, वो एक्चुअली ग्रॉस मार्जिन तो बड़े हैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट कर दिया है, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन हमारा बढ़ना चाहिए लास्ट ईयर से, तो डेफिनेटली लास्ट ईयर में 18.8 था, इस साल अराउंड 19.5 के करीब होना चाहिए। देयर शुड बी ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज आल्सो फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर। मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। चलिए, ये बात हो गई डाबर की मैनेजमेंट से। इस बीच अदानी एंटरप्राइजेस के भी नंबर्स आ गए, और अदानी एंटरप्राइजेस मैं तो समझ नहीं पाता इन नंबर्स को, लेकिन मतलब प्रॉफिट बढ़ा है, सेल्स घटी हैं। खैर शायद नंबर से ज़्यादा अलग फैक्टर्स होते हैं अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक के बढ़ने या गिरने के। 2 स्टॉक्स पर राय लेते हैं। एक तो हम डाबर की बात कर लेते हैं। हेमांग, डाबर पर आपका कोई व्यू? उसके बाद मैं SBI पर भी एक व्यू लूँगा, लेकिन डाबर पर कोई व्यू? अच्छा, हेमांग का वो कनेक्शन शायद टूट गया है।
तो एक काम करते हैं, चलिए डाबर की बात होगी, लेकिन एसबीआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक है मार्केट के हिसाब से। गाबा सर, एक टेक चेक हो जाए एसबीआई पर, काफ़ी वीक रहा है स्टॉक। आवाज क्रैक हो रहा है, एब्सोल्यूट क्रैक हो रहा है, ऑडियो का इश्यूज है, प्लीज आई कैन नॉट हियर यू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गाबा साहब। हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका आवाज क्लियर आ गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वीक नजर आता है, पॉसिबल है कि थोड़ा वीकनेस है, लेकिन 580 के आसपास थोड़ा सपोर्ट है, काफी दौड़ा चुका है इसलिए थोड़ा वीक है। 580 570 सपोर्ट जो है, लेकिन वीक है। ओके, अच्छा काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेना हमें। बाय द वे, थोड़ी सी रिकवरी आई है मार्केट में। इन्फोसिस ग्रीन में आया है। इन्फोसिस में पिछले कुछ मिनटों में एक बार इन्फोसिस का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे। इन्फोसिस में एक शानदार रिकवरी और अब एकदम से स्टॉक डे लो से था, वहाँ से ग्रीन में आया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, सुमित से बाकी नंबर्स का प्रीव्यू करेंगे और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के अमित गुप्ता जुड़ेंगे हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के पीएमएस फंड मैनेजर्स अमित गुप्ता। अमित, गुड आफ्टरनून। अमित, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? या ओके अनुज। ओके अमित, पहले एक बात करते हैं बैंकिंग स्पेस की, क्योंकि एसबीआई के नंबर्स आने हैं कल और इतनी वीकनेस आ रही है बैंकिंग स्टॉक्स में। आपका क्या व्यू है? क्योंकि नंबर्स अच्छे थे, एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन जरूर देखने को मिला हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन क्या व्यू होगा आपका बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर और खासतौर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर? सो अनुज, देखिए ये वाला जो क्वार्टर है इसके अंदर डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स के जो नंबर्स हैं वो काफी अच्छे आने वाले हैं। करीब 95% का जंप एक्सपेक्टेड है पैट में पीएसयू बैंक्स के ईयर ऑन ईयर। अगर आप प्राइवेट बैंक्स देखेंगे तो 35% का एक्सपेक्टेशन था ईयर ऑन ईयर पैट के अंदर जंप। तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बट एनआईएम का जैसे आपने बोला तो आई थिंक वो श्रिंकिंग का थोड़ा स्टार्ट हो गया है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो लास्ट भी जो रिपो रेट में इंक्रीज हुआ था उसके बाद होम लोन रेट्स के अंदर इंक्रीज नहीं हुआ है, और इनफैक्ट थोड़ा डिपॉजिट रेट्स के अंदर बढ़ सकता है क्योंकि फंड रेजिंग तो करनी है। तो इसलिए एनआईएम वो मार्केट अभी फैक्टर करेगा कुछ समय। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से अगर आप देखें तो बैंकिंग ने परफॉर्मेंस दी नहीं है। आई थिंक इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि यूएस का बॉन्ड यील्ड्स में काफी सर्ज आया था, 3.3% से 4% की तरफ यूएस का बॉन्ड यील्ड मूव किया है। तो आई थिंक बैंकिंग है एक थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद आई थिंक ये मूव आएगा। तो कुछ समय के लिए आई थिंक ये स्टॉक्स क्योंकि अच्छी न्यूज पर भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक ये कंसोलिडेशन डेफिनेटली बैंकिंग में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो बैंक्स में कुछ कंसोलिडेशन दिख भी रहा है और वहीं पर वीकनेस आती हुई दिखाई दी है। अमित, जिस तरह की मुनाफा वसूली भारतीय बाजारों में आई और ये लार्जली ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स में जो डर है कि अमेरिका में स्थिति क्या रहेगी, ऑल कर्टसी दैट फिच रिपोर्ट फैला है, क्या आपको लग रहा है कि इनफ्लोस पर इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है? क्योंकि हमने देखा है वहां की बॉन्ड यील्ड रिएक्ट करती हुई दिखाई दी और डर यही था। और अगर आप देखें कि 2011 में जब S&P ने ऐसा किया था तब FIIs दूसरे मार्केट से पैसा निकालते हुए दिखाई दिए थे बिकॉज इट वाज बेटर टू होल्ड द डॉलर। ऐसे में क्या भारत पर भी इसकी थोड़ी सी आंच आ सकती है या फिर उसकी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए? देखिए ये बात ऐसा नहीं है कि एकदम से मार्केट में आई है। अगर आप मई महीने से देखो आप, तो फिच ने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि वो इनके डेट को, यूएस डेट को डाउनग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी डेट सीलिंग हो रही है ईयर ऑन ईयर जो लिमिट लगती है, उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है यूएस इकोनॉमी में, उन्होंने बोला कि कम करेंगे तभी डेट सीलिंग को रिवाइव करेंगे। तो वो एक डेफिनेटली इज नॉट अ गुड साइन, और उसके बेसिस पर ही फिच ने ऐसा बोला था कि वो डाउनग्रेड करेंगे। तो इसके बाद हमने यूएस बॉन्ड यील्ड में ऑलरेडी मूव आता हुआ देखा है, और जो एक्चुअल डाउनग्रेडिंग है वो अब आई है। यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं फैक्टर कर रहा था इसको स्लोली। अगर आप बैंकिंग देखो और टेक्नोलॉजी देखो, ये दोनों ही अंडर परफॉर्म किए हैं मार्केट के अंदर पिछले कुछ समय से, दोनों ही हैवी वेट सेक्टर्स हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अब जो समय है वो ये कि जो सेक्टर्स
चले हैं जो वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आपको आती हुई दिखेगी, बट एज एन इंडेक्स आई थिंक चूंकि निफ्टी के अंदर बैंकिंग और टेक्नोलॉजी दोनों ही रिलेटिवली अंडर परफॉर्म रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा करेक्शन मार्केट में है। बट यस कुछ स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आपको कुछ समय के लिए मार्केट में मिल सकती है। और जहां तक एफआईआईज की बात है तो आई थिंक डॉलर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि डॉलर अभी तक सबड्यूड रहा है। आज भी अगर आप देखिए तो डॉलर इंडेक्स 102 है। मेरे ख्याल से 100 बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर डॉलर ने उसके नीचे का ब्रेकडाउन देता है तो इट इज पॉसिबल कि जो मनी फ्लो इमर्जिंग मार्केट में हो रहा है वो और ज्यादा हो, और इंडिया के अंदर $15 बिलियन इस कैलेंडर ईयर में ऑलरेडी हो चुका है फ्लोज। अगर आप दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में देखें तो साउथ कोरिया या ताइवान वहां पर $8 बिलियन है और ब्राजील में $4.5 बिलियन है। तो इंडियन मार्केट्स में सबसे ज्यादा पैसा आया है। तो मेरे ख्याल से अगर डॉलर का 100 के नीचे ब्रेकडाउन जाता है तो ये फ्लोज और बढ़ के आएंगे इमर्जिंग मार्केट के अंदर, और इंडिया इसका डेफिनेटली बेनिफिशियरी रहने वाला है, क्योंकि 6-7% का ग्रोथ है और करंट अकाउंट डेफिसिट काफी कंट्रोल्ड है। अमित, एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि बने रहें, एक 2 नंबर्स की बात करनी है, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं आपका व्यू लेने के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा और ब्रिटानिया दोनों के नंबर्स आएंगे। सुमित, जरा दोनों पर एक प्रीव्यू हो जाए। M&M से स्टार्ट करते हैं। जी, तो M&M के नंबर्स के साथ शुरुआत करता हूं। 23,952 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू इस तिमाही में आने का अनुमान है। 21-22% की बढ़त यहां रह सकती है। EBITDA फ्रंट पर भी 32% की बढ़त का अनुमान, और मुनाफा भी 27% इस तिमाही के अंदर बढ़ सकता है। बेहतरीन नंबर्स रहने का अनुमान है। Q-on-Q, YY दोनों आधार पर एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स M&M पोस्ट कर सकता है। अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ रहेंगे इस तिमाही के अंदर। सप्लाई चेन बेटर है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, और नई जो XUVs जिनके बुकिंग हुई थी वो भी नंबर्स अब आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो अच्छे नंबर्स का अनुमान है। ट्रैक्टर सेगमेंट में थोड़ी सी गिरावट रहेगी, भले ही 3% के आसपास की, लेकिन ऑटो वॉल्यूम में पिकअप रहेगा। टोटल वॉल्यूम में करीब 10% के आसपास का पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और साथ साथ अब गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि लीन साइड रहता है Q2 इनके लिए श्राद्ध पीरियड की वजह से, तो उस तरह की बुकिंग या उसके आगे की तैयारी, इसके ऊपर कुछ जो कमेंट्री है वो क्रूशियल रहने वाली है। लाइकवाइज वो ब्रिटानिया के नंबर आने हैं, और ब्रिटानिया के नंबर्स में वॉल्यूम जो ग्रोथ का नंबर है वो Q-on-Q बेसिस पे पिकअप करेगा, हालांकि YY बेसिस पे बिल्कुल फ्लैट रहेगा। तो अच्छे प्रदर्शन का अनुमान ब्रिटानिया के केस में भी लगाया जा रहा है। मिसेस बेक्टर के नंबर से क्यूज भी उठा लिया था। 4% उनका मार्केट शेयर है, 32% मार्केट शेयर इनका है। तो 11% की रेवेन्यू ग्रोथ, 4110 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू का नंबर। एबिटा करीब 50% बढ़ने का अनुमान, 750 करोड़ रुपए का एबिटा रहेगा। मार्जिन 18.5%, 13.5% के सामने, और मुनाफे फ्रंट पर करीब 515 करोड़, जो कि 335 करोड़ रुपए के सामने आएगा YY बेसिस पर। सीक्वेंशियली भी यहाँ पे पिकअप रहने का अनुमान। एक लो बेस का बेनिफिट है, इनपुट कॉस्ट कम होने का बेनिफिट है, वो दोनों चीजें इनके लिए बेहतरीन रहेंगी। बस थोड़ा जो मिल्क प्रोडक्ट है उनकी कीमतें अभी भी हायर लेवल पर है, वो एक इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अच्छे नंबर्स रहने का अनुमान दोनों ही कंपनियों को बाजार लगा रहा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। अमित, अब महिंद्रा जैसे स्टॉक में क्या किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी वन वे रैली आई, उसके बाद मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ जब उन्होंने RBL में इन्वेस्ट किया कि ये तो आपकी कोर स्ट्रेटजिक जो कैपिटल यूज है उससे आप बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? या श्योरली, सो आई थिंक जो RBL में इन्वेस्टमेंट किया उस पर और क्लैरिटी अभी आना बाकी है। बट मेरे ख्याल से जैसे आपने बोला, मूव ऑलरेडी आया है स्टॉक के अंदर, तो जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो काफी हद तक फैक्टर्ड हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट्स अगर अच्छे भी आते हैं तो बहुत बड़ा मूव M&M में आएगा। बट स्टॉक एक्चुअली इज ऑन अ वेरी हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, तो नियर टर्म के अंदर कंसोलिडेशन हो सकता है, बट इवेंचुअली आई थिंक ये स्टॉक आपको इसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो ऊपर की है, और 1700-1800 तक आई थिंक ये स्टॉक आपको आने वाले क्वार्टर्स में जाता हुआ दिखेगा। तो हमको ये समझना चाहिए कि मार्केट में कुछ चीजें बहुत जल्दी मूव की हैं तो वो समय स्पेंड कर सकती हैं, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए हमें अपनी पोजीशंस को बनाना चाहिए, ना कि नियर टर्म की वॉलिटिलिटी में, अगर हम उस एंगल से देख रहे हैं। महिंद्रा के अंदर सबसे अच्छा यह है कि जो इनका मार्केट शेयर है ट्रैक्टर्स में, अगर आप देखिए तो ट्रैक्टर्स के अंदर ग्रोथ काफी अच्छी आई है, करीब 8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और मेरे ख्याल से जिस तरह से रेनफॉल सीजन हुआ है, अभी भी हम 5% अबव लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज हैं रेनफॉल में, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर की डिमांड मेंटेन रहनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, और इस वजह से M&M के अंदर डाउनसाइड्स जो हैं वो शायद लिमिटेड रहे। ये स्टॉक 1400 के आसपास कंसोलिडेट करे, and then eventually the next move can start, but it can take a little bit time.
ऑफ कोर्स, और यहाँ पर टेमेसिक का इन्वेस्टमेंट आगे जो प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा, उस पर एक्चुअली कुछ और डिटेल्स भी निकल कर आएंगे कल नतीजों के बाद। कंपनी जो प्रेस को एड्रेस करेगा तो वो भी शायद एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा। आज वो अनाउंसमेंट आ चुका है, लेकिन देखते हैं कब से वो डिलीवरी आना शुरू होगी, क्योंकि 2 बड़े इन्वेस्टमेंट्स और अब भी हम देखेंगे कंपनी बस प्लानिंग स्टेज में ही है अपने ईवी बिजनेस को लेकर लार्जली। अच्छा, एक और पॉकेट जहां पर हमने देखा है नंबर्स अच्छे लेकिन परफॉर्मेंस एकदम उल्टा, इंटरग्लोब एविएशन 5% का करेक्शन। एक तो पहले ही स्टॉक भाग चुका था, उसके बाद मुनाफा वसूली आती है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अमित यहां से आगे किस तरह की पोजीशनिंग होनी चाहिए, स्पेशली इंटरग्लोब एविएशन जिसको कंपटीशन कम होने का पूरा फायदा मिला था Q1 में? या सो आई थिंक देखिए, ये डेफिनेटली अभी एक थोड़े समय के लिए कुछ 1-2 हफ्ते का प्रॉब्लम रहेगा जब आपको जो स्टॉक्स पार्टिसिपेट किए हैं वहां प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी। लेकिन अभी आप देखिए कुछ स्टॉक्स में प्रमोटर्स भी थोड़े एक्टिव हैं एंड दे आर ट्राइंग टू सेल सम ऑफ द स्टेक, जिसके जो इंटरग्लोब एविएशन के अंदर भी हो सकता है कि प्रमोटर्स का थोड़ा सेलिंग है, जैसा कि उन्होंने बोला है पहले। बट और क्रूड के अंदर भी अगर आप देखिए तो थोड़ा रिवर्सल है। क्रूड अभी $85 के आसपास आ गया था, और आई थिंक ओपेक का मीटिंग के साथ हमें देखना है, और अगर प्रोडक्शन कट्स आगे कंटिन्यू होते हैं तो क्रूड इन लेवल्स पर थोड़ा सस्टेन कर सकता है। तो जितना मार्जिन एक्सपेंशन आप सोच रहे थे शायद उतना ना हो जितना कि $70 और $72 के पास था। बट ग्रोथ आने वाले 6 महीनों में आई थिंक, क्योंकि दोनों ही इंडिगो और Tatas, I mean, they hold around 85% of the market share in the airline industry. Now you have a World Cup, क्रिकेट वर्ल्ड कप है, आप देखिए वनडे नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर फेस्टिवल सीजन में आप एंटर कर रहे हो। टूरिज्म मेरे ख्याल से इंप्रूव करेगा अगले 6 महीने में, तो उसका, और स्टेट इलेक्शन भी है, तो आई थिंक मूवमेंट रहेगा। और जो एयरलाइन मूवमेंट है अभी भी वो 2-3% नीचे था देन 2019, बट इवेंचुअली आई थिंक इन दिस कमिंग 6 months इट शुड टेक आउट, and that is where because of this growth in the number of passengers, I think ये स्टॉक के अंदर यहां से आपको इवेंचुअली मूव ऊपर आता हुआ दिखने वाला है। हमारे लिहाज से 3000 के ऊपर ये स्टॉक निकल जाएगा आने वाले समय में, तो इन डिक्लाइंस को हमें बाइंग में यूज करना है। इवन इन आवर पोर्टफोलियो we will start adding more position because it is already part of our ACE equity portfolio. बिल्कुल, बहुत आई थिंक मैं सहमत हूँ आपके इस थीसिस से अमित। अच्छा, आपके खुद के इस समय कोई इन्वेस्टमेंट आइडियाज अमित जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? सो आई थिंक अगर आप नंबर वाइज देखिए इस वॉलेटिलिटी में एक फोकस तो हमें ये करना है कि जहां रिजल्ट्स अच्छे हैं और जिन स्टॉक के वैल्यूएशंस रिलेटिवली बेटर हैं उनके अंदर आपको बाइंग थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए। तो AIA इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप देखिए तो एक अच्छा स्टॉक है, और ये सीमेंट और माइनिंग दोनों इंडस्ट्री के साथ लिंक है। नंबर्स काफी अच्छे हैं इस कंपनी के, और काफी पुराना सेटअप है, 1970 का गुजरात में सेटअप है इस कंपनी का। और हमने जितना भी मैनेजमेंट से बात किया है, अगर आप देखें तो अभी सीमेंट स्पेस में प्रॉब्लम ये है, जिसको ये केटर करता है, तो सीमेंट में कैपेक्स बहुत हो रहा है। आपने अभी देखा कि सांगी इंडस्ट्रीज को भी एक्वायर शायद करने की बात हो, तो मोर देन डबल सप्लाई अगर आपकी बढ़ रही है तो प्राइसेस बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है सीमेंट में। तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके अंदर जो स्टॉक प्राइसेस का मूव है शायद उतना बड़ा नहीं आया, बट इतना हमें मालूम है कि सीमेंट में कैपेक्स हो रहा है, तो उसका बेनिफिशियरी होते हैं वो कंपनीज, वो वेंडर कंपनी जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं क्रिटिकल। तो हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिल्स प्रोवाइड करती है AIA इंजीनियरिंग, और उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। आई थिंक उस पूरे कैपेक्स का सीमेंट का उसका दैट इज आल्सो वन ऑफ द बेनिफिशियरी। एंड देन माइनिंग, और इस माइनिंग अगर आप देखिए तो जहां पर ये आउटसाइड इंडिया केटर करता है, जनरली आउटसाइड इंडिया का मार्केट में वीकनेस है, बट माइनिंग एज एन एरिया अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया लें या नॉर्थ अमेरिका लें, तो उस लिहाज से जो इस कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो आगे जाकर काफी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये स्टॉक के अंदर ज्यादा डाउनसाइड यहां से आएगी, but definitely upside is there and it is also part of our consulting portfolios. क्योंकि आप प्राइमरली वो सीमेंट वाली थीम की बात कर रहे थे एंड यू ऑफ कोर्स रिलेटेड इट टू AIA इंजीनियरिंग, और उसमें एक फायदा मिलेगा सीमेंट पर ऑन अ होल। अमित, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि आज हमने वो देखी अंबुजा की डील सांगी इंडस्ट्रीज में, ACC को फायदा मिलता हुआ, अल्ट्राटेक में आज हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली का दबाव, और जिस तरह के एम्बिशंस है लार्जली अदानी ग्रुप की अपनी ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ाने के, इस स्पेस में अब सिचुएशन और भी एक्टिव हो चली है। कितनी अपॉर्चुनिटी निवेशकों को मिलेगी इस बीच?
तो आई थिंक निवेशकों को वहां अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जो कंपनीज एक्वायर होने वाली हैं, जो मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स में जब जब ये न्यूज आएगी आई थिंक वहां पर एक आपको वैल्यूएशन वाइज एक किक मिलेगा और स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज सीमेंट में अभी भी सीमेंट के भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है सीमेंट सेक्टर में। फरवरी में बढ़े थे, फिर रोल बैक हो गए थे। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखिए तो एबिलिटी पर टन तब तक स्थायी रूप से नहीं बढ़ता है जब तक कि आउटपुट का प्राइस नहीं बढ़ता है। मैं मानता हूं कि पेटकोक के प्राइसेस कम हुए हैं, जो कि अच्छा है इन कंपनीज के मार्जिन्स के लिए, और इसी वजह से थोड़ा रिसेंट पुलबैक भी आया था। पर जब तक आपको वो प्राइसेस बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे सीमेंट के, मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा मूव सीमेंट पैक में है, और उसको प्ले करने के लिए आपको वेंडर कंपनीज की तरफ ही जाना पड़ेगा, जैसे मैंने एआई इंजीनियरिंग की बात। पॉइंट टेकन। अच्छा अमित, दो सेक्टर्स जहां पर काफी इंटरेस्ट आया है पिछले 2 हफ्तों में, एक तो पावर कंपनियां, दूसरी फार्मा कंपनियां थी। अब दोनों पावर और फार्मा को आप नॉर्मली डिफेंसिव्स के तौर पर देखते हैं, लेकिन बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली थी। आपका क्या एक्सपोजर है इन दोनों सेक्टर्स में, इफ एट ऑल, तो किस तरह के स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए और अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं? तो पावर स्पेस में डेफिनेटली हमारा एक्सपोजर है, बिकॉज वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस स्पेस। हमें लगता है कि कोर डोमेस्टिक थीम को अगर प्ले करना है तो पावर है, और जिसके अंदर जो डिमांड है, पहले अगर आप देखिए तो 3-4% से शायद ग्रो होती थी, अभी तो 8% का पावर का कंपाउंडिंग चल रहा है एनुअलाइज्ड। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि विलेजेस में पावर रीच करी है, पावर पहुंची है, तो उसकी एक डिमांड बढ़ रही है। दूसरा, गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया का पुश है, अभी आज जितने ज्यादा लोग आएंगे और मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, चाहे वेंडर कंपनीज भी हों, तो वहां पर आपको पावर की डिमांड आती हुई दिख रही है। तो इस वजह से पावर की कंपाउंडिंग 7-8% से अब एनुअलाइज डिमांड बढ़ रही है। इस वजह से जो पावर कंपनीज हैं, मेरे ख्याल से जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव किए हैं, अगर एनटीपीसी देखिए तो 70 गीगावाट का थर्मल कैपेसिटी है, और अभी वो 60 गीगावाट अगले 7-8 साल में क्रिएट करेगा, वहां से उसकी रीरेटिंग हो रही है। जो नॉन फॉसिल फ्यूल के प्लेयर्स हैं, जिसमें हाइड्रो प्लांट्स भी आते हैं, तो जिसमें एनएचपीसी है या सतलज है, अगर आपने रिसेंटली देखा हो उनमें ट्रैक्शन आता हुआ आया है, और मेरे ख्याल से ये कंपनीज अच्छा पिकअप कर सकती हैं, बिकॉज इनमें रीरेटिंग हो रही है, और साथ में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं वहां पर टैरिफ रेट इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप देखिए तो टैरिफ बिल्स बढ़ रहे हैं अभी आजकल इलेक्ट्रिसिटी के, और उस वजह से जो लॉसेज हैं उन कंपनीज के वो कम होंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड में भी पावर के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे टाटा पावर है, टोरेंट पावर है, उन कंपनीज को भी आप देखिए तो बेनिफिट होने वाला है आने वाले समय में। तो आई थिंक ये पूरा जो क्षेत्र है वो काफी मजबूत दिख रहा है, और गवर्नमेंट का फोकस है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, टैरिफ रेट्स बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक इवन द फाइनेंसिंग कंपनीज टू पावर दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट। अमित गुप्ता, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। कोई खास डिस्क्लोजर आप देना चाहेंगे? तो जितने भी हमने स्टॉक्स पे डिस्कशन किया है, ये मेरी पर्सनल होल्डिंग में भी हो सकते हैं, और हमने अपने क्लाइंट्स को भी इनको एडवाइस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। अमित गुप्ता अपनी राय देते हुए क्लियरली उनका व्यू साफ है, बाजार में जो डिप है उसका पूरा फायदा उठाए, और कई इंटरेस्टिंग आइडियाज उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। अच्छा, निफ्टी बैंक और निफ्टी में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये मिड कैप इंडेक्स आप देख रहे हैं, डे लो से करीब करीब 250 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है। पॉजिटिव टेरिटरी में है मिड कैप इंडेक्स। देखिए हाल सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स भी लगभग 0.5% डे लो से 320 अंकों की रिकवरी उधर भी देखने को मिल रही है। लेकिन नजरें निफ्टी पर होनी चाहिए। निफ्टी ऐसा लग रहा था कि 19,300 को भी टेस्ट करेगा, अब हम जा रहे हैं 19,400 की तरफ, तो होपफुली तैयारी उस लेवल के आसपास टिकने की हो रही है। क्लोज पर 100 पॉइंट की रिकवरी, और निफ्टी बैंक की अगर आप चाल देखेंगे तो वहां पर भी चाल थोड़ी सी बेहतर होती दिखाई दी है। अभी भी 400 पॉइंट का दबाव बना हुआ है, लेकिन ये इंडेक्स अगर आप देखें 44,608 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ, यहां पर भी डे लो से तकरीबन 300 पॉइंट की रिकवरी है। तो थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखने को मिली है। चल लगे हाथ एक बार अमेरिकी बाजारों में क्या इशारा कर रहे हैं, वहां के फ्यूचर्स वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। याद रखिएगा कल का सत्र बेहद खराब था, जहां पर 350 पॉइंट डाउ टूटा था, नैस्डैक में 300 अंकों की गिरावट थी। आज जो प्री मार्केट का हाल है, उधर डाउ इशारा कर रहा है कमजोरी देखी जाएगी 88 पॉइंट की। नैस्डैक की तरफ से इशारा है फ्यूचर्स में करीब 60 पॉइंट तक का नुकसान के साथ ट्रेड बनता दिखाई देगा। तो अमेरिकी फ्यूचर्स इतने कमजोर नहीं हैं। ऐसा क्या समझना ठीक होगा कि जो बिकवाली होनी थी वो हो चुकी है और कल से विल बी बैक टू फेयर ग्राउंड, वो देखते हैं। लेकिन इस समय का ट्रेड क्या है, तेजी लेके जाएं या मंदी लेके जाएं? पहले प्रशांत, इंडेक्स पर व्यू क्या बन रहा है, क्योंकि आपने इंडेक्स पर साफ कहा था आप कॉल नहीं देंगे कोई भी ट्रेड का। ये 19,400 के ऊपर अगर टिक जाता है निफ्टी,
कुछ कॉन्फिडेंस एक्सूड करेगा कल के लिए या नहीं? जी डेफिनेटली हर्षा जी, इनफैक्ट जो अभी रैली आई है, तो मैं अगर फ्यूचर्स की तरफ देखूं, वो ऑलमोस्ट 19,480 पे आए। या अगर आज की जो क्लोज है वो करीबन इसी जोन में भी आए या 19,500 के नजदीक आए, तो मुझे लग रहा है कल हम यहाँ से 40-50 पॉइंट गैप अप ओपन होके करीबन 19,540-50 के आसपास ट्रेड कर सकते हैं। वहां से फॉलो थ्रू किस तरह से आता है और हम 19,600 को कैसे अप्रोच करेंगे फ्यूचर्स में, उसके ऊपर नेक्स्ट मूव डिपेंड होगी। बट मुझे लग रहा है ये जो क्लोजिंग है वो एज कंपेयर टू पिछले 1-1.5 घंटे पहले जो हो रहा था उसके कंपैरिजन में काफी अच्छी है। और दूसरी बात जो मैंने वॉल्यूम के हिसाब से देखी है, कल जो इंडेक्स की सेलिंग थी वो स्ट्रॉन्ग सेलर्स के हैंड में थी। आज जो थे जिसे हम कहते हैं पिन पॉइंट सेलर्स वहां थी, तो इसीलिए इस तरह का आज एक कवर अप आया हुआ है। और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जो आज का हाई बना हुआ है उसके ऊपर हम अगर कल ट्रेड करें तो शायद वी माइट बी आउट ऑफ द वुड्स वेरी सून। आउट ऑफ द वुड्स वेरी सून। देखते हैं, कल का दिन बाकी है और कल फ्राइडे का सेशन है। अच्छा, इस बीच जोमेटो के नंबर्स आ गए हैं। ध्यान रहे कि जोमेटो कह रहा है कि कंसोलिडेटेड बेसिस पर इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया है 2 करोड़ का। पिछले साल इस तिमाही में 186 करोड़ का लॉस था। आप रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग 71% तक की वृद्धि देखने को मिली है। रेवेन्यू 2416 करोड़ पर आया है, लेकिन इबिटा लॉस है, हालांकि लॉस काफी कम हुआ है। 307 करोड़ का लॉस घटकर 48 करोड़ पर आया है। ये जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है 2 करोड़ का, उसमें मुझे ये देखना है कि क्या ये ईसॉप कॉस्ट को जोड़कर है या फिर ये एक्स ऑफ ईसॉप है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कह दिया था अगर हम एडजस्टेड देखेंगे आंकड़ा तो हम मुनाफा कमा रहे हैं और एडजस्टेड बेसिस पर आपको ईसॉप कॉस्ट निकालना था। अब उसके साथ अगर है तो अच्छा है कि फाइनली मुनाफा आ गया, उसके साथ जोड़कर है तो अभी भी टाइम है वो प्रॉफिट दिखाने में, तो वो क्लैरिटी आना बाकी है। मैं अपनी रिसर्च टीम से रिक्वेस्ट करूंगी ये जानकारी हमें तुरंत प्रभाव से दे, लेकिन 3-3.5% की तेजी देखते ही देखते स्टॉक में आ चुकी है। गावा साहब, जोमेटो चल गया है नंबर्स पर। जोमेटो तो मुझे स्टॉक पसंद है क्योंकि जो जोमेटो का जो चार्ट है उसके साथ ये बॉटम आउट हो चुका है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर। ट्रेड करा 88, मेरा टारगेट 114 का है, 114 का। पहला टारगेट रहेगा 100, फिर रहेगा 114, वहां तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा। लेकिन ये डिप्स मिलती है तो ये बायबल स्टॉक है जोमेटो। तो ये बायबल स्टॉक है डिप्स पर। गावा साहब ने कहा जोमेटो पसंद है क्योंकि चार्ट पसंद है। मुझे लगा ये बचा लेता है जब घर पे खाना नहीं बनता है इसीलिए पसंद है, लेकिन आइदर वे स्टॉक तो चला है। अब और डिटेल आते हुए दिखाई देंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। गावा साहब, एसटी-बीटी कर रहे हैं या बीटीएसटी? आई थिंक मैं बीटीएसटी करूंगा। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त आई थिंक वो है मेरिको, जो सुबह दिया था मैंने, अब भी मुझे अच्छा लगता है। 572 पर ट्रेड कर रहा है, ऊपर है थोड़ा 1.5%, 1.6%। लगता है ये 580-85 तक जाना चाहिए और ये स्टॉप होगा 565 का मैरिको। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए मैरिको पर एक बाय कॉल। गावा साहब इसी ट्रेड के साथ बने रहेंगे, ये तेजी वाला ट्रेड है। शिल्पा, आप क्या ट्रेड देंगी? हर्षदा जी, बीटीएसटी जैसे मैंने बोला था कि हम एक्सपेक्टिंग रैली थोड़ा पुल बैक, तो यहाँ पे मुझे लगता है कल भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मेरा बीटीएसटी रहेगा क्रॉम्पटन में। इसको मैंने प्रभुदास लीलाधर में भी बीटीएसटी 300 कॉल ऑप्शन में दिया हुआ है, रफली 9 रुपए पे। मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट्स टुवर्ड्स 15 आपको देखते हुए मिलेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे 7 का लगा सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए क्रॉम्पटन में एक तेजी वाला ट्रेड शिल्पा लेकर आई हैं, एक अपॉर्चुनिटी तेजी की है। मानस, आप क्या आइडेंटिफाई करके बैठे हैं? देखिए, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन जहां ब्रेकआउट है वहां आप खरीदारी कर सकते हैं। तो अदानी इंटरप्राइज में खरीदारी करनी चाहिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और पहले से ही हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, तो उसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2556 के प्राइस चल रहे हैं। 2519 2519 के स्टॉप लॉस से 2620 के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं अदानी इंटरप्राइज में। अदानी एंटरप्राइजेस 2620 के लिए एक मौका तेजी का। रुचित, आपका ट्रेड? जी, एलटीटीएस में खरीदारी की सलाह रहेगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ जो रीसेंट कंसोलिडेशन हमने देखा है, अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने दिखाया था और प्रीवियस स्विंग हाइज भी स्टॉक ने क्रॉस किया है। 4170 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें बीटीएसटी के लिए, 4280 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो एल&टी टेक सर्विसेज पर एक तेजी वाला व्यू, यहाँ पर खरीदारी करके चले 4280 की तरफ बढ़ेगा ये स्टॉक। प्रशांत, बताइए आपका ट्रेड? जी हर्षा जी, शो की शुरुआत में मैंने अपोलो टायर्स रेकमेंड किया था, वहां से करीबन 1.5% की मूव आ चुकी है। मैं इसी को बीटीएसटी के लिए भी रेकमेंड करना चाहूंगा। अब ये 431 चल रहा है,
आप 424 पे स्टॉप लॉस लाइए, 424 एंड होल्ड फॉर टारगेट्स अराउंड 445। कि तो ये फिलहाल अपोलो टायर्स के साथ ही दरअसल वो ट्रेड लेकर जाएंगे। ये है सारी अपॉर्चुनिटीज और सारे जानकार इस समय तेजी का ही ट्रेड दे रहे हैं। उसकी वजह है कि डे लो से एक अच्छी रिकवरी आपके सामने। अभी हम कह रहे थे कि निफ्टी बैंक देखिए डे लो से 300 पॉइंट ऊपर, निफ्टी खुद 100 पॉइंट रिकवर होकर आया है। निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं करीब 233 अंकों की रिकवरी। अनुज, अब सवाल यही है कि इस क्लोज से तेजड़ियों को हौसला मिल रहा है या अभी भी मंदड़ियां हावी हैं? हर्षिता, कल भी लास्ट के एक घंटे में रिकवरी हुई थी और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ। मैं बताता हूँ ये आखिरी के एक घंटे में रिकवरी क्यों आ रही है। आखिरी के एक घंटे में रिकवरी इसलिए आ रही है क्योंकि आप श्योर नहीं है कि कल सुबह गैप अप हो गया तो क्या करेंगे। मार्केट आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एकदम कोलैप्सिंग गैप डाउन दे रहा है। डिक्लाइन जो भी आ रही है वो सारी इंटरडेज में आ रही है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा आज भी जैसे ऐसा नहीं था कि हम 200 पॉइंट नीचे खुले, हम खुले तो 19,500 पे थे, ग्रीन में खुले थे हम ऑलमोस्ट, मतलब ग्रीन में आ गए थे, फिर कोलैप्स हुए। ये जो लास्ट की घंटे की रिकवरीज आ रही है ना, ये इसलिए आ रही है क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि लार्जर ट्रेंड तो अप है, आप ये नहीं चाहते कि कल को सुबह गैप अप हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मार्केट का जो ट्रेंड है अब, ये जब तक आप 19,550 क्रॉस करके उसके ऊपर बंद नहीं हो जाते, मैं फिर कहूँगा ये सेल ऑन रैली है। कल फिर चांसेस हैं कि इंट्राडे में आपको एक कोलैप्स दिख जाए, और कल तो फ्राइडे भी है, मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा वीक ही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ऐसी रिकवरीज में फंसे नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस मार्केट को बस शॉर्ट करके बैठ जाएं, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन इंट्राडे में मार्केट शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, जिसको कि आप लास्ट के एक घंटे में भले ही चाहें तो कवर कर सकते हैं। लेकिन लास्ट की जो रिकवरी आ रही है उसमें लॉन्ग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा फंसने का रिस्क रहता है। और एक बार देख लें ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड खराब हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड खराब हुआ है। बस एक चीज़ जो अच्छी है कि एडवांस डिक्लाइन अभी भी नहीं बिगड़ा बहुत ज़्यादा, कल बिगड़ा था लेकिन आज फिर भी एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक रहा। और 2-3 स्टॉक खासतौर से HDFC बैंक, SBI, जब तक यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहूँगा इस रिकवरी को देखकर। ठीक है रिकवरी है, लेकिन थोड़ा सा मुझे अभी भी डर ही लग रहा है मार्केट को देखकर। ओवरऑल जिस तरीके से इंडेक्स में ट्रेंड बन रहा है, ये लास्ट की एक घंटे की रिकवरी कल भी आई थी, मुझे लगता नहीं कि ये कोई मायने रखती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मायने रखती तो कल की रिकवरी के बाद आज हमको नहीं गिरना चाहिए था, फिर आज हमको रैली करनी चाहिए थी, लेकिन आज भी हम गिरे, फर्स्ट हाफ में गिर गए थे एक्चुअली। अब देखते हैं तो कल के बेसिकली तेजी का ट्रेड लेना है या नहीं, उसको प्रीएम्प्ट ना करें। कल पहले आज शाम को देख ले कि अमेरिका फाइनली कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि इस जो भी मंदी आ रही है, जो भी मूड बिगड़ रहा है, वो कर्टसी अमेरिकी मार्केट्स ही है। वहां पर अगर सिचुएशन बिगड़ जाती है तो उसका कुछ हैंगओवर, कुछ बुखार हम पर भी आएगा। इसीलिए थोड़ा सा शांत हो, कोई ट्रेड नहीं ले, और कल सुबह में जब लौटेंगे तब देखेंगे किस तरह की सिचुएशन आती हुई दिखाई देगी। अच्छा चलिए, अब आखिरी 2.5 मिनट में वॉल की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली आज क्या हुआ और किन लेवल्स पर हम फाइनली जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है आपके लिए आज की क्लोजिंग की तैयारी। निफ्टी पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि 19,400 के आसपास हम टिक जाए या उसके ऊपर टिक जाए। फिलहाल 397, 398 तक के लेवल्स, 129 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। आज पूरा भार बैंकों से आया, 400 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान निफ्टी बैंक में 44,590 या 44,600 की दिशा में आ चुके हैं, और ये हमने देखा था रफली 44,300 तक के लेवल्स दिखा रहा था, वो डे लो था। निफ्टी आईटी में ज्यादा कुछ वीकनेस नहीं, सिर्फ 70 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला। तो ये कुछ पॉकेट्स थे जहां पर हमने देखा था क्लियरली कमजोरी थी, लेकिन लार्जली अगर आप मार्केट में देखें, ऑटो में मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, आपके मेटल्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी। फार्मा इंडेक्स को छोड़ के फार्मा एक पॉकेट था जहां पर जमकर लोगों ने आज की है खरीदारी। निफ्टी फार्मा आज 154 अंकों की बढ़त पर जाकर टिक रहा है। कुछ स्टॉक्स आपको मैं फटाफट से दिखा देती हूं। सन फार्मा, नंबर्स आए, नतीजे वैसे अच्छे रहे हैं, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली पर और एक फ्लैटिश क्लोज दिखाएगा ये काउंटर। लुपिन के नंबर से पहले काफी जमकर खरीदारी हुई है। लॉरस लैब जैसे काउंटर्स अच्छे चले हैं आज। टोरेंट फार्मा, इप्का, पूरी लिस्ट लंबी थी जहां पर हमने देखी फार्मा में अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई साफ देखने को मिली। इसके साथ ही आज एक स्टॉक जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो है इंटरग्लोब एविएशन। नतीजे दमदार रहे, लेकिन स्टॉक लगभग 5% नीचे जाकर टिका है। आज देखिए 2448 तक के लेवल्स पर यह क्लोजिंग आती हुई दिखाई देगी। एक और शेयर जो आज खबरों में था और एक बड़ी डेवलपमेंट रिपोर्ट हुई है वो है M&M। जिस खबर का इंतजार था वो कंपनी ने अनाउंस कर दी है। टेमसेक दरअसल कंपनी की जो
ईवी ऑटोमोबाइल लिमिटेड कंपनी है, मील जिसका नाम है, उसमें हिस्सा लेगी। 1200 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। 1% हालांकि नीचे वो स्टॉक जाकर टिक रहा है। कल नतीजे आएंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड के। डाबर के शेयर को लेकर थोड़ी सी आज सुबह में चिंता थी, हालांकि मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि वो रिपोर्ट्स एकदम बेबुनियाद है। स्टॉक हाउएवर लगभग 3% नीचे था, क्लोजिंग के आसपास आपको 2% नीचे दिखाई देगा। तो ये कुछ बड़े स्टॉक्स थे जहां पर एक्शन देखने को मिला है। चलिए आपको अब दिखाते हैं हीट मैप, और क्या हुआ है एक्चुअली मार्केट में वो आपको दिखाई देगा स्टॉक्स के जरिए। बैंकों में काफी बिकवाली, और एक जो सुबह में हीरो बना था HDFC बैंक, उसी ने दरअसल निफ्टी बैंक को नीचे खींचा। तो HDFC बैंक लगभग 0.5% के नुकसान पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। UPL में आज भारी बिकवाली का दबाव। टाइटन के नंबर्स के बाद हमने देखा प्रॉफिट बुकिंग। ONGC जैसे ट्रेड्स मंदी में। बजाज फिनसर्व में बिकवाली। और बैंकों में जो वीकनेस है उसमें आप ICICI बैंक देखेंगे, इंडसइंड बैंक देखेंगे जहां पर प्रेशर बनता दिखाई दिया है। एक्सिस में भी बिकवाली का दबाव, और ऑफ कोर्स HDFC बैंक भी था जहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। अल्ट्राटेक सीमेंट कमजोर। इनफैक्ट स्पेसिफिक स्टॉक्स में हमें अंबुजा ACC पर भी नजर डाल लेनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर वो संगी वाली डील हुई है। लेकिन तेजी में कुछ ही काउंटर्स, अदानी ग्रुप कंपनियां, ऑफ कोर्स वो डील्स के बीच नंबर्स अच्छे आए तो तेजी हुई। आयशर जिसके नतीजे कल आएंगे, उसमें हमने देखा आ जाएंगे रादर 1.5% का इजाफा। कल सुबह में हम इस पर रिएक्ट करेंगे। इन्फोसिस में कुछ खरीदारी। हिंडाल्को कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिखाई दिया है। LTI माइंट्री में कुछ गिन चुनकर तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी हैं। तो ये है आज का क्लोज। 19,400 के नीचे 19,391 पर निफ्टी आटिका है। 135 अंकों की गिरावट। दूसरा सेशन लगातार मंदी वाला, बिकवाली वाला, और निफ्टी बैंक 400 पॉइंट नीचे। आशीष, फटाफट से आशीष और नीरज के दरअसल ट्रेड्स कैसे बैठे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। मैनकाइंड के नतीजे अच्छे, वो तेजी में था, लेकिन मंदी में पारादीप फॉस्फेट, गुजरात गैस और वेदांत, ये आशीष ने रखा था। टॉप परफॉर्मिंग ट्रेड्स हैं इनके टीम के। वहीं नीरज ने KSB में तेजी की पोजीशन रखी। प्रिकॉल में कहा नतीजों के बाद स्टॉक भागेगा, और डेल्टा कॉर्प, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स मंदी की तरफ इन्होंने रखे थे। ओके, बिल्कुल। चलिए, तो सेकेंड डे रनिंग मार्केट का मूड खराब, लेकिन सेकेंड डे रनिंग लोअर लेवल से आखिरी के आधे घंटे में थोड़ी रिकवरी, जिसने शायद थोड़ी उम्मीदें फिर जगाई होंगी। अब हर्षदा मुझे दीजिए इजाज़त, और कल सुबह मिलेंगे मॉर्निंग कॉल में हर्षदा, आशीष, नीरज जी और होपफुली वीरू, और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में मैं भी जुड़ूंगा। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।